तो सबसे पहले तो भाई गुड मॉर्निंग। आजकल तो बढ़िया मॉर्निंग, आज तो अच्छी मॉर्निंग है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है आज देखा जाए तो। आज फॉग भी नहीं है तो अच्छी बात है। सो वेलकम टू सी एम ए इंटर। अपग्रेड हो गए आप लोग, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तुम्हारा। स्टोरेज बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को बस। पहले जो आपकी स्टोरेज थी ना 1 TB, उसको 4 TB करना पड़ेगा। अब ज़्यादा डेटा डालना है ना। चलिए जी। सो हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि भाई सी एम ए इंटर में है क्या। अभी आप लोगों ने सी एम ए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स पढ़े। आपको बहुत मुश्किल है नहीं, फाउंडेशन लेवल पता चल गया होगा। और प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगता है ये भी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई 3-4 महीने तो लग जाते हैं। ठीक है ना, अच्छे से प्रिपेयर करना है, 3-4 महीने लग जाते हैं 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। अब सी एम ए इंटर के अंदर आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, डबल हो गए सब्जेक्ट्स। 8 सब्जेक्ट है बट 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। क्लियर। ग्रुप 1 के अंदर आपका पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 क्या है? एक है लॉज, एक है अकाउंट्स, एक है टैक्सेशन और एक है कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे बड़े अगर लेंथ वाइज देखा जाए सब्जेक्ट, सबसे बड़ा टैक्स है। टैक्स इज द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट। ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और काफी लेंथी है। और आप मान के चलो कि सीएमए फाउंडेशन के 2 से 3 सब्जेक्ट मिलाकर के एक अकेला पेपर 7 है। इतना लेंथी है ये। ठीक है ना, इतना लेंथी है ये। अब इसके अलावा आप देखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग दूसरे नंबर पर आता है अगर लेंथ वाइज देखा जाए। फिर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है और फिर आपका बिजनेस लॉज एंड एथिक्स आ जाता है। अगर हम बात करें पूरे ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 के 4 पेपर्स हैं, चारों ही पेपर वही 100 मार्क्स ईच के हैं। तो आपका पूरा ग्रुप 1 जो है ये 400 मार्क्स का हो गया। अब इसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 लाने हैं, जैसा आपको सीएमए फाउंडेशन में पता ही है, और एग्रीगेट 50% होना चाहिए। यानी कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 40 के ऊपर भी लाने और एग्रीगेट 200 के ऊपर भी होना चाहिए। एग्रीगेट 200 के ऊपर भी होना चाहिए, तब जाकर के आप एक ग्रुप में क्लियर करेंगे। आप पहला ग्रुप या फिर बोथ ग्रुप दे सकते हैं इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। नेक्स्ट अटेम्प्ट कब है जल्दी बताओ? जून 2026। कितना टाइम है उसके अंदर? 5 महीने है। ठीक है ना, ये तो कितनी तारीख है भैया? 22 तारीख तो है ही, और अभी क्रिसमस आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा। ठीक है ना, मजे मजे में निकल जाएगा। और फिर जून के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम्स होने लग जाएंगे। तो मोटे मोटे 5 महीने हैं। कंटेंट आपका सीएमए फाउंडेशन से ज्यादा है सीएमए इंटर के एक ग्रुप के अंदर ही। अब समझो ना, अगर आपके 2 से 3 सब्जेक्ट के बराबर सीएमए फाउंडेशन के अकेला पेपर 7 है, आप ऐसा समझ लो सीएमए फाउंडेशन में सबसे वास्ट मैथमेटिक्स था। ठीक है ना, मैथमेटिक्स को हटा दो, बाकी 3 पेपर को ऐड कर लो, उतना बड़ा आपका अकेला पेपर 7 होगा। ठीक है ना, फिर आपका पेपर 5, 6 और 8 भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप मान के चलो सीएमए इंटर में जितना आपको पढ़ना है उसका अभी अपने सीएमए फाउंडेशन में ऑलमोस्ट 30% ही पढ़ा है कंटेंट वाइज। तो अब देखो कंटेंट वाइज ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा आपको पढ़ना है एक ग्रुप के अंदर, और टाइम कितना है? 5 महीने। तो भाई आपको मेहनत अब ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आप बोथ ग्रुप प्लान करते हैं तो भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत है आपको। डे 1 मतलब समझ लो आज से ही आपको कम से कम दिन के 14 घंटे 13 घंटे निकालने पड़ेंगे, तब जाकर के आप जून में 2 ग्रुप्स अपेयर कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे। अब मुझे पता है कि भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 5-6 महीने तक डेली 13-14 घंटे पढ़ना। पढ़ सकते हो, क्लियर हो जाएगा। वरना प्रैक्टिकली जो चीज पॉसिबल है वो ये है कि अगर जो अटेम्प्ट देते हो तो एक ही ग्रुप दो, ग्रुप 1। और अगर आपको बोथ ग्रुप ही देना है, जिसका एक एडवांटेज है मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आप दिसंबर 2026 अटेम्प्ट देना, जून अटेम्प्ट मत देना। एक ग्रुप का एडवांटेज ये है कि कम पढ़ना है और आप जून वाला अटेम्प्ट दे सकते हैं। बोथ ग्रुप का एडवांटेज ये है कि अगर बाय चांस आपके एक ग्रुप के अंदर हर एक सब्जेक्ट पे 40 के अबव आ गए बट एग्रीगेट 50% नहीं बना, लेट्स आपके पहले ग्रुप में 190 मार्क्स ही है,
हर एक सब्जेक्ट में 40 के ऊपर आए हैं बट एग्रीगेट नहीं बना। क्लियर होगी बात? देखा जाए तो आप ग्रुप 1 में फेल हो, क्योंकि एग्रीगेट बनाना जरूरी था। आपको ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट दोबारा देने पड़ेंगे अगर किसी में भी 60 एंड अबव नहीं आया तो। अगर 60 एंड अबव आ जाते तो एग्जाम्शन मिल जाती है, फिर अगले अटेम्प्ट में फिर वो एक सब्जेक्ट नहीं देना पड़ता जिसमें 60 एंड मोर आया था, बाकी सारे सब्जेक्ट देने पड़ते हैं। सीएमए फाउंडेशन में तो क्या है, अगर किसी एक सब्जेक्ट में 90 भी आ जाए और एक में 39 आ जाए तो आपको चारों सब्जेक्ट दोबारा देने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फाउंडेशन में, बट इंटर और फाइनल में होता है। क्लियर? बट अगर आपने ग्रुप 2 का एग्जाम भी दिया है साथ में और आपके ग्रुप 2 में हर एक सब्जेक्ट में 40 के ऊपर है एंड ग्रुप 2 थोड़ा इजी है, तो इस वजह से आपके ग्रुप 2 में लेट से 220 बन गए। तो आपने जो अपना अटेम्प्ट दिया था 8 सब्जेक्ट का दिया था, 800 नंबर का अटेम्प्ट दिया था, तो 800 नंबर का अगर आपने अटेम्प्ट दिया है और आपके हर एक सब्जेक्ट में 40 के ऊपर आए हैं 8 सब्जेक्ट में, एग्रीगेट कितना बना है बताओ? इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 410। क्या एग्रीगेट 50% के ऊपर बन गया है? बन गया है। तो आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ एक यही एडवांटेज होता है बोथ ग्रुप्स देने का। और दूसरा एडवांटेज यह है कि अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो आपकी रैंक भी आ जाती है। एक ग्रुप देने पर रैंक नहीं आती, बोथ ग्रुप देने पर रैंक आती है। तो अगर आपका टारगेट है कि हमें रैंक लानी है तो फिर आप बोथ ग्रुप्स देना, और अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हो फिर आप दिसंबर वाला अटेम्प्ट देना। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप, मतलब पॉसिबल है बट बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। दूर वाले अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स क्लियर। एक ग्रुप हो सकता है, वो भी थोड़ा मुश्किल है, बट एक ग्रुप करना आसान, कंपैरेटिवली पॉसिबल है। बोथ ग्रुप्स क्लियर करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट इम्पॉसिबल से थोड़ा ही कम है, सोच लो। हाँ देखो, रैंक होल्डर्स को आर्टिकलशिप में फायदा होता है। आपको बहुत इजीली अच्छी जगह आर्टिकलशिप मिल जाती है, आपकी जो ट्रेनिंग होती है अच्छी जगह आप कर पाते हो। फायदा जरूर होता है रैंक होल्डर्स को आर्टिकलशिप के अंदर, नो डाउट। ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 के अंदर आपका पेपर 9, 10, 11 एंड 12 है। क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, OMSM, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, CAA, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, FMDA, एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, MA। ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं ग्रुप 2 के अंदर। ठीक है, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्रुप 1 के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि पेपर नंबर 7, एंड ग्रुप 2 के अंदर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, OM। ये 2 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप समझ लो कि मैथ और थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का मिक्सचर है। मतलब इसमें क्या पता चला, एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री है और फैक्ट्री का सामान वेयर हाउसेस में जाता है। वेयर हाउसेस लेट से 10 हैं, 10 वेयर हाउस है, 2 फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री से वेयर हाउस में सामान पहुंचाने की कॉस्टिंग आएगी, फ्री में तो जाएगा नहीं। अब 2 फैक्ट्री अलग अलग जगह लोकेटेड है और वेयर हाउसेस भी अलग अलग जगह लोकेटेड है। अब आपको जानना है कि देखो, फैक्ट्री की भी कैपेसिटी होती है गुड्स बनाने की और वेयर हाउस की भी कैपेसिटी होती है गुड्स रखने की। एक वेयर हाउस में ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड गुड्स ठूस दोगे आप, एक लिमिटेड कैपेसिटी, उतने ही गुड्स आप उसके अंदर रख पाओगे। और फैक्ट्री की भी कैपेसिटी होती है भाई। तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम कॉस्ट में फैक्ट्री से वेयर हाउस में गुड्स पहुंचाना है। अगर आप फैक्ट्री ए से वेयर हाउस 1 में गुड्स पहुंचाते हो उसकी कॉस्ट अलग है, फैक्ट्री ए से वेयर हाउस 2 में गुड्स पहुंचाते हो उसकी कॉस्ट अलग है। ऐसे ही फैक्ट्री ए से वेयर हाउस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी वेयर हाउस में गुड्स पहुंचाते हो अलग अलग कॉस्ट आती है। ठीक है ना, कॉस्ट लेट से पर केजी के हिसाब से, पर केजी गुड्स पहुंचाने की इतनी कॉस्ट। ऐसे ही फैक्ट्री बी से अगर आप वेयर हाउस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में सामान पहुंचे तो अलग अलग कॉस्ट आती है। अब हम जानना चाहते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में किस तरीके से आप इन फैक्ट्री से वेयर हाउस में गुड्स पहुंचा सकते हो, किस फैक्ट्री से किस वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी में गुड्स जाए कि मिनिमम कॉस्ट है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है ऑपरेशन मैनेजमेंट में, ये एक चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इसका नाम है। थोड़ा सा आपका थ्योरी है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो कंपनी में टॉप मैनेजमेंट होता है और कंपनी के अलग अलग लेवल्स डिस्कस किए जाते हैं कि, और जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या फायदे हैं अगर एक कंपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करती है, और ये सारे थ्योरी सब्जेक्ट है मेनली।
ठीक है ना, थ्योरी सब्जेक्ट है। तो इस तरीके का है ये, प्रैक्टिकल है और एसएम जो है ये थ्योरी है ओएमएसएम के अंदर। ऑडिटिंग भी इसके अंदर अगेन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल थ्योरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स थ्योरी है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। इस तरीके से आपके ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स हैं। हाँ बिल्कुल सेम वही है। हाँ हाँ, देखो आपका मेन फोकस जो है जैसे अगर एक बच्चा सीए करता है तो उसके सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंस टैक्सेशन को दिया जाता है और ऑडिट को दिया जाता है, अकाउंट्स को दिया जाता है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। लॉ को इतना नहीं दिया जाता, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी दिया जाता है बट इतना नहीं दिया जाता। कंपैरिजन में कंपनी सेक्रेटरी जो करता है उसके में सिर्फ लॉज को ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप उसका सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर इंटर के देखना ज्यादातर लॉज ही है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 में लॉज 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 भरे पड़े हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कम है, और फाइनल में भी लॉज 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 भरे पड़े हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इतने नहीं है। सीएमए के अंदर टैक्स पर थोड़ा कम फोकस है, अकाउंट्स पर डिसेंट फोकस है इन कंपैरिजन टू सीए, बट अगर आप देखोगे कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेवल थोड़ा हाई है सी के कंपैरिजन में। जब आप सीए के पेपर्स देखोगे और सीएमए के इंटर के पेपर्स देखोगे तो आपको लगेगा कि सीए के इंटर के पेपर्स में कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको इजी लग रहा है आपके में, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल है। और वहीं अगर आप टैक्स का पेपर देख लोगे या अकाउंट्स का पेपर देख लोगे तो आपको लगेगा तो बड़ा मुश्किल है यार, हमसे कैसे होगा। और आपके में वही सेम टैक्स का पेपर अकाउंट्स का पेपर कंपैरेटिवली सी के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का होता है। तो आपका जो टैक्स है, आपका जो अकाउंट्स है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा लो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इन कंपैरिजन टू सीए, बट वही कॉस्टिंग और एफएम में थोड़ा हाई लेवल आता है। ठीक है ना, दोनों इंस्टीट्यूट का अपने अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस है, ऐसा समझ लो। ठीक है, अब अगर हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, जो कि पेपर नंबर 7 है, इसके अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन आपका पार्ट ए 50 मार्क्स का आएगा और इनडायरेक्ट टैक्सेशन पार्ट बी अगेन आपका 50 मार्क्स का आएगा। डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये तो सिर्फ अलग 3 है मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है, मॉड्यूल 1 2 3, और ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगेन इनको अभी फिलहाल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है 4 5 6। 50% वेटेज इसकी है, 50% वेटेज इसकी है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आपको जीएसटी भी पढ़ना है और एक चीज और पढ़नी है, वो है कस्टम्स एक्ट। टोटल आपको कितने एक्ट पढ़ने हैं? 3 एक्ट पढ़ने हैं। एक एक्ट आपको पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961, पूरा नहीं पढ़ना, ऑलमोस्ट आधा पढ़ना है, पूरा पढ़ाया जाएगा फाइनल लेवल पर। ऐसे सेम सीए में भी होता है, सीए में भी जो इंटर लेवल है इनकम टैक्स एक्ट पूरा नहीं पढ़ाया जाता, ऑलमोस्ट 50-60% पढ़ाया जाता है, बाकी का सारा फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाता है। फाइनल लेवल पे पूरा ही पढ़ना होता है, सेम सीएमए के अंदर भी है। और एक एक्ट आपको पढ़ना है सीजीएसटी एक्ट 2017 इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर, और एक एक्ट आपको पढ़ना है कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट तो आपको मान के चलो सिर्फ जितना बड़ा एक्ट है उसका 5% ही पढ़ना है, बहुत छोटा सा टच करा है कस्टम एक्ट को, और इसलिए उसकी वेटेज भी बहुत कम है। कितनी है? 10%। क्लियर होगी बात, यानी 10 नंबर का आएगा। एक अच्छी बात यह है सीएमए इंटर के अंदर जो 8 पेपर्स हैं, 8 पेपर के अंदर 30% पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और 70% पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखने वाला। जैसे आपने स्कूल लेवल पर पेपर्स दिए हैं, लिखने वाले पेपर्स, पूरे आंसर्स लिखो, वैसा होता है। फाउंडेशन में तो खैर चारों ही पेपर 100% ऑब्जेक्टिव थे आपके, बट सीएमए इंटर के अंदर आपके 30%, सभी पेपर का 30% ऑब्जेक्टिव ही है, बट 70% क्या है? डिस्क्रिप्टिव है या सब्जेक्टिव है। अच्छी बात यह हो जाती है कि जो थ्योरी पेपर है, थ्योरी में मार्क्स कम दिए जाते हैं। अगर आप आंसर लिखते हो, अगर आपका आंसर प्रोफेशनल नहीं है तो आपको मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं, बट वही 30 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है अच्छे मार्क्स लाने में, यानी कहीं ना कहीं पास कराने का काम कर देता है वो 30 मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव पेपर। और बाकी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो भाई डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर और अच्छे से करो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, लॉज के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है, लॉज आपने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़े हैं, और अकाउंट्स के बारे में भी आपको आइडिया है। अगेन अपने अकाउंट्स
11 12th में भी पढ़ा है और फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा है। टैक्सेशन के बारे में आपको आइडिया बिल्कुल नहीं है, टैक्सेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं है क्योंकि आप लोगों ने अभी ये पहली बार पढ़ने वाले हो। और कॉस्ट अकाउंटिंग का आपने एक बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा है, बट अब आप उसको बहुत ही वास्ट लेवल पे पढ़ने वाले हो पेपर नंबर 8 के अंदर, ठीक है ना, बहुत वास्ट लेवल हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि जो पेपर मैं पढ़ाने वाला हूं, पेपर 7 डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये पेपर है कैसा? यानी टैक्सेशन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक थ्योरी सब्जेक्ट है। देखो आपको टैक्सेशन में पढ़ना क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, CGST एक्ट 2017, कस्टम्स एक्ट पढ़ना है। अब मुझे बताओ, जब आप एक्ट पढ़ रहे हो, एक्ट आपने पढ़े हैं कब पढ़े हैं? फाउंडेशन लेवल पर। और आपने जब भी एक्ट पढ़ा तो क्या पढ़ा? थ्योरी। तो जब आपको एक्ट ही पढ़ने हैं सारे, अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट ही पढ़ना है तो देखा जाए तो थ्योरी सब्जेक्ट होना चाहिए। बट क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं कि मिस्टर एक्स की इनकम इतनी 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 उसने कमाई है, इतनी रेंट आया है, इतना बिजनेस से कमाया है, इतना सैलरी से कमाया है, बताओ जी उसकी टोटल इनकम कितनी होगी और उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। अब बताओ ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल है थ्योरी है? प्रैक्टिकल है। यानी इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है जो आप पढ़ोगे तो थ्योरी, बट क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएंगे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इनकम कितनी टैक्सेबल होती है, किस इनकम में कितनी डिडक्शन या एग्जम्पशन मिलती है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, वो सब आपको थ्योरी में ही पढ़ाया जाएगा। तो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो टैक्सेशन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट इसके 100% पेपर प्रैक्टिकल नहीं आता। इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी भी पूछा जाता है, थोड़ा बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पूछा जाता है। ये नहीं बोलूंगा कि भाई 50-60% थ्योरी पूछा जाता है, बट हाँ 10-20%, 25% तक थ्योरी भी पूछा जाता है और बाकी प्रैक्टिकल। बट थ्योरी जो पूछा जाता है वो इतना मुश्किल थ्योरी नहीं होता कि आपको लिखना पड़े सोच सोच के, जैसे आपने लॉ पढ़ा था अपना, उस लेवल का थ्योरी नहीं पूछा जाता। इजी थ्योरी होता है, आराम से आंसर दे सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता फिर मुश्किल है, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। क्लियर? आइए जी, तो स्टार्ट करते हैं विथ माय सब्जेक्ट पेपर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर, अच्छा डायरेक्ट टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, नाम से लगता है कि एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट है, टैक्सेशन वर्ड तो दोनों में कॉमन है। ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, एनी आइडिया? डायरेक्ट इनकम जो आप कमाते हो उस पे लगता है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह, और इनडायरेक्ट टैक्स जो आपकी कंजम्पशन होती है, एक्सपेंडिचर होता है, उस पे लगता है जैसे जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी। ओके गुड। आपने एग्जांपल बिल्कुल सही दिए इनकम टैक्स और जीएसटी का, एक्साइज ड्यूटी का। बट डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में मेन फर्क ये होता है कि डायरेक्ट टैक्स, बोलना चाह रहे हो? इनडायरेक्ट टैक्स को हम ना दूसरों पे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो टैक्स पे के लिए डायरेक्ट टैक्स हम नहीं कर सकते ट्रांसफर। देखो दोनों ही टैक्सेस में जो अल्टीमेट लायबिलिटी है वो कंज्यूमर की या पर्सन अर्निंग इनकम की है, तो आप अपनी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर रहे, पे आप ही को करना है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि जो पे कर रहा है गवर्नमेंट को वो कौन कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स में जो कमा रहा है वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आपने पेन खरीदा तो आपने पेन का प्राइस पे किया, इट वॉज इंक्लूडिंग जीएसटी। अब लेट से पेन था 50 रुपए का, उसमें जीएसटी था 5 रुपए, तो आपने पेन खरीदा, आपने दुकानदार को 50 रुपए दिया, ठीक है ना। अब दुकानदार का हक कितने रुपए पे है, 50 पर या 45 पर? 45 पर। वो बोलेगा 45 तो मेरा है, बट 5 रुपए मेरा नहीं है, 5 रुपए तो टैक्स है, ये मैं किसको दूंगा? गवर्नमेंट को दूंगा। तो लायबिलिटी टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट दुकानदार की है, मेरी नहीं है। अगर वो टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं गया 5 रुपए का, तो गवर्नमेंट मेरे ऊपर नहीं आएगी, मेरे घर पे छापा नहीं मारेगी कि भाई मेरे 5 रुपए का है, तुमने पेन खरीदा। गवर्नमेंट दुकानदार के घर पे जाएगी, उसके पास छापा मारेगी कि भाई 5 रुपए का है मेरे। बर्डन मेरे ऊपर ही आया, मेरी जेब से वो 5 रुपए निकले हैं, गवर्नमेंट के पास पहुंचे हैं, बट डायरेक्टली नहीं पहुंचे हैं, एक मिडिल मैन के थ्रू पहुंचे हैं, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। आगे बात समझ? ठीक है, अभी आगे चल के और एग्जांपल्स लेंगे, समझेंगे। तो डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिस ऑफ चार्ज, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, बहुत बेसिक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है ये। फिर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर एक चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम, फिर एक चैप्टर है इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ऐसी कौन सी इनकम है जो आपकी टैक्स फ्री होती है, यानी आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती, यानी कि आपको उस पर टैक्स नहीं देना होता, वो आपकी, आप कमा तो रहे हो बट आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। इसका क्या मतलब है? आपको टैक्स नहीं देना होगा। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम अगर आप कमाते हो तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना होता, ठीक है ना।
और भी बहुत सारी होती हैं, आगे चल के पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट हेड्स ऑफ इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको मैं पीजीबीपी बोलूंगा क्योंकि थोड़ा लंबा नाम है हेड का, तो पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फिर एक हेड है कैपिटल गेन्स और फिर एक हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर बात की जाए कि सर डायरेक्ट टैक्सेशन में बताओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये इतने सारे चैप्टर्स देख रहे हैं, 1 2 3 4, फिर 5 चैप्टर हैं, टोटल 9 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने चैप्टर्स हो गए? 18। इन 18 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये 5 चैप्टर्स। ये आपके पूरे इनकम टैक्स का बेस समझ लो, बेस है ये। और ये पूरा अगर आपका 50 नंबर का इनकम टैक्स पूरा टैक्सेशन आएगा, 50 नंबर का क्यों बोला मैंने? क्योंकि आपका डायरेक्ट टैक्सेशन 50% वेटेज ही कैरी करता है। तो ये जो 50 नंबर का आपका डायरेक्ट टैक्सेशन आएगा, इसमें आप मान के चलो कि ये हेड्स ऑफ इनकम ही ऑलमोस्ट 35 to 40 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। इतनी इंपॉर्टेंस है इनकी, यानी कि बाकी चैप्टर की इंपॉर्टेंस है बट इतनी ज्यादा नहीं है। वो आपको सपोर्ट करेंगे इन चैप्टर्स के अंदर, जब पढ़ोगे तब आइडिया लगेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर आपको और क्या पढ़ना है? इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम। ऐसी कौन सी इनकम है जो कमा तो कोई और रहा है बट इनकम टैक्स आपको देना है? क्या लिखा है? इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम। एसएससी कौन है? जो टैक्स पे करता है। तो अदर पर्सन की इंक्लूडिंग ऐसी कौन सी इनकम है जो अदर पर्सन की है बट वो इंक्लूड होगी टैक्स पे करने वाले की इनकम में। ये एक तरीके से बहुत लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जैसे मैं हूं, मैंने क्या किया कि यार मेरी इनकम बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। एक काम करता हूं, मैं अपनी इनकम का कुछ पार्ट डाइवर्ट कर देता हूं। यानी एक काम करता हूं, मैं एक एफडी अपने बच्चे के नाम करा देता हूं। एफडी पे जो इंटरेस्ट आएगा वो किसके अकाउंट में आएगा? बच्चे के अकाउंट में आएगा। दिखा दूंगा बच्चे की इनकम है, मेरी इनकम नहीं है। अब बच्चा कमा सकता है क्या? मेरा बच्चा 4 साल का है, कमा सकता है क्या? नहीं कमा सकता। तो आप कर क्या रहे हो? आप अपनी इनकम किसी और की इनकम बना रहे हो, दिखा रहे हो, और दिखा रहे हो कि वो कमा रहा है, वो टैक्स देगा। और आपको पता होगा वैसे तो कि अगर आप साल का लेट से 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर एफडी पर इंटरेस्ट साल का 2.5 लाख ही बनता है तो उस पर कोई टैक्स देगा? वो नहीं देगा। और अगर मेरे अकाउंट में आ रहा तो मुझे देना पड़ता भाई, क्योंकि मेरी इनकम तो 2.5 लाख से ज्यादा है, मैं तो और भी जगह से कमाता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, लोग अपनी इनकम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर कुछ सिनेरियोस उसने डिस्कस करे कि अगर इन सिनेरियोस में आप फॉल करते हो, जैसे ये वाला उनमें से एक सिनेरियो जो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी एक एफडी अपने बच्चे के नाम पे कर दी, ये लो जी इसके अकाउंट में इंटरेस्ट आएगा, ये 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट साल का बनेगा, टैक्स ही नहीं बनेगा, लो जी पूरी इनकम टैक्स फ्री हो गई। वो तो कोई टैक्स देगा नहीं और उसकी इनकम है। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला ना जी ना जी ना, ये इनकम जो आप उसकी इनकम दिखा रहे हो उसकी इनकम है नहीं, ये दरअसल आप ही की इनकम है, अपनी इनकम में ऐड करो और टैक्स दो। तो लेकिन ये तो सर वो कोई होता है कि अपने बच्चों के लिए भी करते हैं कि उनके फ्यूचर के लिए। देखो बच्चों के फ्यूचर के लिए करते हैं, करो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो इनकम उस पर जनरेट हो रही है उस पर खुद टैक्स दो। ये मत दिखाओ कि उनकी इनकम है और टैक्स बचा लो, ये गलत है। तो देखा जाए एट द एंड अगर बच्चे को यूज करने तो उसी की इनकम होगी, हमें यूज नहीं। नहीं करनी, हम उसके लिए रख दिया है, हम रखे हुए हैं। बिल्कुल सही है, बट एक बात बताइए, एक माइनर जो पढ़ लिख रहा है वो खुद कमा सकता है क्या? कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं जो कमाई है उसके नाम की है, वो यूज करेगा, ठीक है, बट टैक्स देने की बारी आएगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा? माइनर के पास जाएगा, आपके पास जाएगा? आपके पास आएगा कि भाई वो जो इनकम है वो जो माइनर के अकाउंट में आई है वो तो कमा नहीं सकता, ठीक है ना। तो इनकम आप ही की इनकम है, आपने डाइवर्ट करने की कोशिश करी है इनकम। हम तो भाई टैक्स के भूखे हैं, ठीक है ना। भले ही वो यूज करे इनकम, कोई दिक्कत नहीं, तो उस पर टैक्स तो हमको दे दो। अब हमें टैक्स दे दो जो भी टैक्स बनता है, बाकी वो उस इनकम का कुछ करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसमें आग लगा दे वो, हमें से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सट्टे में पूरी इनकम को लॉटरी में, बैटिंग में, गैम्बलिंग में वो गवा दे, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो उस पर टैक्स से मतलब है, हमें टैक्स चाहिए उस पर। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इनकम वो यूज ही नहीं कर सकता, वो यूज करे कोई दिक्कत नहीं है, बट उस पर टैक्स हमें चाहिए। और अगर आप ऐसे टैक्स चोरी करने की कोशिश करोगे कि अपनी सोर्सेज, अपने बहुत सारी इनकम को आपने डाइवर्ट कर दिया कि एक इस ताऊजी के लड़के के नाम, एक एफडी मामा के लड़के के नाम, छोटे छोटे बच्चे हैं वो, एक अपने 2-3 बच्चों के नाम, और आप बोल रहे हो कि लो जी 12.5, 13, 14, 15 लाख की इनकम जो है ये सारी टैक्स फ्री, ये नहीं चलेगा। क्लियर। ऐसे ही सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अगर आपको कोई लॉस हुआ है
तो क्या आप इस लॉस को किसी और इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, या फिर क्या अगले साल इसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल किसी कर सकते हो? ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। डिडक्शंस, रिबेट एंड रिलीफ। डिडक्शंस, आपने सुना होगा कि अगर किसी का टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बन रही है, उसका टैक्स बहुत, किसको याद करता है? वो वैसे सीए को याद करता है। क्या हो जी, सीए के पास चले और पूछे भाई ये टैक्स कैसे बचा सकते हैं हम। अब सीए क्या करेगा? सीए बोलेगा कि लो जी एक काम करो, इधर पैसा इन्वेस्ट करो, इधर पैसा इन्वेस्ट करो, ये ले लो वो ले लो, और इससे क्या होगा, आपका टैक्स बचेगा। जैसे आपने टैक्स सेवर एफडी में पैसा लगा दिया, आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है ना, आपने पीपीएफ में पैसा डाल दिया, प्रोविडेंट फंड पता है आप लोगों को, कुछ कुछ आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो आपको 10 चीजें एडवाइस कर देगा कि अपना पैसा इधर डालो, आपका गया और आपका टैक्स भी बच गया। तो ये सारी चीजें जिसपे टैक्स बचता है, इनको हम डिडक्शंस बोलते हैं। ये एरियाज जो मैंने आपको बताया ना, इनको डिडक्शंस बोलते हैं। ये डिडक्शंस आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर कि ऐसी कौन कौन सी एरियाज हैं जहां पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो बेनिफिट मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। जितनी ज्यादा डिडक्शन लोगे उतनी आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी। आपने सैलरी से कमाया 10 लाख और आपने 3 लाख रुपए इधर उधर डिडक्शंस के फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आपकी इनकम कितनी रहेगी? 7 लाख। अब आपको 7 लाख पे टैक्स देना है। 10 लाख पे ज्यादा टैक्स बनता है, 7 लाख पे कम टैक्स बचेगा बनेगा। तो ये डिडक्शंस है। हाँ 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 बिल्कुल, बहुत सारे लोग सीए में होकर के सीए रिटर्न फाइल करना और सीए का रिलेटेड जो भी टैक्स रिलेटेड काम होता है बहुत लोग करते हैं सीए में। ये देखो, टैक्सेशन का जो काम है ना, वो एक सीए एक सीएमए दोनों कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सीए ही कर सकता है, कोई भी कर सकता है, नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको क्योंकि टैक्स पढ़ाया जा रहा है तो आपको नॉलेज हो जाएगी, आप खुद भी कर सकते हो। फिर अगला आ गया आपको टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एएमटी बट एक्सक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट एंड एचएफ। एक इंडिविजुअल का यानी कि एक इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालनी है, उसकी टैक्सेबल इनकम कैसे निकालनी है, सब हमको सिखाया जाएगा। फिर एडवांस टैक्स क्या होता है हमको समझाया जाएगा। टीडीएस आपने सुना तो होगा कि लोगों को सैलरी मिलती है बट उसमें टीडीएस कट जाता है तो हाथ में कमाता है, ठीक है। वो टीडीएस क्या होता है आपको पढ़ाया जाएगा। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम चीजें होती है उस चैप्टर में सिखाई जाएंगी। पैन से रिलेटेड चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। एंड सेल्फ असेसमेंट एंड इंटीमेशन जो है वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपके पास नोटिस आएगा, कौन सा नोटिस आएगा, कौन से सेक्शन के अंदर नोटिस आएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें जो है ये सेल्फ असेसमेंट एंड इंटीमेशन चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। ये पैन वही है, पैन कार्ड वाला पैन। मैं अभी आपको सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूं, आपको पढ़ना क्या है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आ गया आपका। फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसका बैकग्राउंड क्या था, आपको पता है कि जीएसटी 2017 में आया है, उससे पहले भी तो कुछ था, ठीक है ना। उसका बैकग्राउंड आपको समझाया जाएगा। ऑफ जीएसटी ये आ गया। फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ आपको पढ़ाया जाएगा, तो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लॉ आ गया। लेवी एंड कलेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज, चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, कंपोजिशन लेवी, ये सारे चैप्टर्स आपके हैं। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, दो अलग अलग, देखो मेरी बुक जब आपको मैं दूंगा तो ये सब अलग अलग चैप्टर्स हैं। टाइम ऑफ सप्लाई का अलग चैप्टर है, वैल्यू सप्लाई का अलग चैप्टर है। ये क्या है 5.2 के अंदर ये सारे चैप्टर्स डाल दिए, मेरी बुक में अलग अलग चैप्टर्स हैं। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, जीएसटी की बुनियादी ये है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर कैसे होगा, क्या प्रोसेस है। फिर रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या है, ये सब भी आपको पढ़ाया जाएगा। और कस्टम एक्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि कस्टम एक्ट अगर 100 है तो आपको सिर्फ 5% ही सीएमए इंटर पे पढ़ना है, ठीक है ना। सीएमए इंटर में सिर्फ 5% ही है, समझो बहुत ही बेसिक है। अब मान के चलो 2 क्लास के अंदर आपका एक कस्टम एक्ट वाला टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि काफी बड़ा, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सीएमए फाउंडेशन के 3 सब्जेक्ट, मैथ को छोड़ दो क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बाकी की 3 सब्जेक्ट में जितना आपने अपनी एनर्जी लगाई है उतनी ही एनर्जी आपको अकेला पेपर 7 में लगानी पड़ेगी पढ़ने में। कंटेंट वाइज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। नहीं, इसके अंदर भी काफी चैप्टर छोटे हैं, सारे बड़े नहीं हैं, बट हम बड़े भी हैं। तो अब क्वेश्चन आता है पहला कि टैक्स होता है, इनकम टैक्स, जीएसटी, टैक्सेशन। टैक्सेशन हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन
तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टैक्स क्या होता है। टैक्स क्या होता है? नहीं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो होता है, बट इसके अलावा वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, बट होता क्या है। अगर ये नहीं लिखा होता आपके सामने और मैं पूछता व्हाट इज टैक्स, नहीं बोलते। अच्छा, नॉर्मली बच्चे बोलते हैं कि सर जो हम कमाते हैं उसका कुछ पोर्शन हम गवर्नमेंट को देते हैं, वो टैक्स होता है। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर कुछ टैक्स इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडिंग टैक्सेस लिखा होता है। तो मैंने पेन खरीदा, चॉकलेट खरीदी, कोई भी चीज़ खरीदी, चिप्स खरीदा, कोल्ड ड्रिंक खरीदी, तो जो एमआरपी हम देते हैं उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है। तो वो टैक्स जो अगेन वो गवर्नमेंट को जा रहा है। तो एक तरीके से जो भी पैसा हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो टैक्स होता है। बच्चे ये बोलते हैं जो भी पैसा हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो टैक्स होता है। तो हम बोल सकते हैं हाँ जी, टैक्स जो है गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू होता है, ना कि एक्सपेंडिचर। बट मैं और भी चीज जानना चाहूंगा। किसी कंट्री के सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो इनकम वो गवर्नमेंट चार्ज करती है उसकी टैक्स ओके, है वॉलंटरी होता है या फिर कंपलसरी होता है? ओके, यानी हमारा मन करता नहीं है देने का, बट देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको तो वसूली भी बोल सकते हैं, ठीक है, वसूली भी बोल सकते हैं। अच्छा, वसूली तो इलीगल होती है। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि टैक्स इज कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बट इन अ लीगल वे? बोल सकते हैं। तो टैक्स क्या है? कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है, बट इन अ लीगल वे। अब वो लीगल वे कोई लॉ होगा, तभी लीगल वर्ड आया है, लॉ होगा। अब वो लॉ हमें पढ़ना है, उसी लॉ का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो टैक्स जो होता है वो कंपलसरी होता है, वॉलंटरी नहीं होता। और कंपलसरी किसने बनाया है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये है वो लॉ जो बोलता है कि अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ऊपर कमाते हो तो यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन है। ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ऑप्शन दिया जाता तो हर कोई क्या ऑप्ट करता है? नहीं देना। हम नहीं, हम ऑप्ट करते हैं हमें नहीं देना। अब जब हर कोई यही ऑप्ट कर लेगा, नहीं देना चाहेगा, तो गवर्नमेंट खर्चे कैसे उठाएगी हम लोगों के? छोटे मोटे नहीं होते, बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, ठीक है ना। तो कैसे उठाएगी? तो इसलिए टैक्स को क्या बनाया गया? कंपलसरी बनाया गया। तो बेसिक रीजन टू इम्पोज टैक्स, तो बेसिक रीजन क्या है? टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। बेसिक फैसिलिटीज में क्या गया? हेल्थ केयर। अब बोलोगे सर हम कहीं भी इलाज कराते हैं हमसे तो पैसा लिया जाता है। तो फैसिलिटी है तो, बट ये तो पेड फैसिलिटी, हम ही पैसा दे रहे हैं। बट हमसे जो पैसा लिया जा रहा है वो कहाँ लिया जा रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अब गवर्नमेंट में जाओ, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और लिया भी जाएगा तो बहुत ही कम। अरे बात सोच, 1 रुपए की पर्ची कट जाती है शायद, वो भी नहीं कटती अब। अच्छा, फ्री हो गया। तो देखो वहाँ पे खर्च तो है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं काफी क्वालिफाइड होते हैं, वो ऐसे वैसे नहीं होते, काफी क्वालिफाइड होते हैं, उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है। और वहीं पैसा हमसे लिया नहीं जा रहा, तो भाई उनका पैसा, हॉस्पिटल को चलाने का खर्चा कौन बेयर कर रही है? गवर्नमेंट बेयर कर रही है। पैसा कहाँ से आएगा? हमसे, टैक्स के फॉर्म में। फिर इलेक्ट्रिसिटी। अब अगेन बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी अगेन पेड है, हम तो पैसा देते हैं। फ्री कहाँ है? कम नहीं देते, कंपनी का हमारी है, पूरा पूरा लिया जा रहा है। हाँ, तो बोल सकते हो कि हाँ, जहां अगर जिस स्टेट में अगर आपकी कुछ यूनिट फ्री है तो गवर्नमेंट उसका खर्चा झेल रही है। बट इलेक्ट्रिसिटी समझना, आपके जो घर में है उसका पेमेंट कर रहे हो, बट इलेक्ट्रिसिटी आपके घर के अलावा भी तो बहुत जगह चल रही है। आप हाईवेज पे जाओ, पार्क्स में जाओ, अपने घर के बाहर मेट्रोज में जाओ, कहीं भी जाओ, घर के बाहर निकलो, लाइट दिखती है। पार्क में जाओ, अब उसका खर्चा तो आपसे नहीं लिया जा रहा, वो कौन उठा रहा है? गवर्नमेंट उठा रही है। अब वो दिल्ली में रात को निकल लो, हर रोड पर लाइट दिखेगी आपको, ठीक है ना। और घर में जितनी लाइट लग रही है उससे ज्यादा ही लग रही है वो लाइट भी, ठीक है ना। उसका खर्चा कौन उठा रही है? गवर्नमेंट उठा रही है। आपको रोड्स मिल रहे हैं, अगेन आप बोलोगे सर रोड पे जाते हैं हम, कहीं मथुरा गए, आगरा गए, हमसे तो टैक्स ले लिया, टोल टैक्स ले लिया। अब देखो वहां पे टोल टैक्स लिया जा रहा है क्योंकि वो रोड किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाई है, वो प्राइवेट कंपनी अपनी वसूली कर रही है कि भाई हमने रोड बनाई, 10,000 करोड़ लगे, तो भाई हम 25-30 साल तक हर किसी से टोल के फॉर्म में पैसे अपना रिकवर करेंगे, और जब ये रिकवर हो जाएगा हम इस टोल को फ्री कर देंगे। टोल फ्री होते हैं, हाँ, आगे चल के टोल फ्री होंगे। जैसे डीएनडी फ्री नहीं हो गया, डीएनडी फ्री हो गया, गुड़गांव वाला टोल जो एम्बियंस मॉल के पहले आता था, कभी गए एम्बियंस मॉल गुड़गांव, एक टोल वो फ्री हो गया।
क्योंकि वहां पे रिकवरी हुई कंपनीज की रिकवरी हो गई। कंपनी ने क्या किया, रोड गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया, लो जी हमारी रिकवरी हो गई, अब आप पकड़ो। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हमें थोड़ी ना कमाना है इससे, ठीक है ना, आपको कमाना था, आपने बनाया था, अब ये फ्री। एक्सटेंड कर लेते हैं, वो स्टार्टिंग में डील हो जाता है, प्रोजेक्शंस कर लिए जाते हैं कि कितना कितना ट्रैफिक आएगा, किस रेट पे बढ़ेगा, और हर आप व्हीकल से कितना चार्ज लोगे, और वो चार्जेस भी कैसे कैसे बढ़ेंगे, तो आपकी जो कॉस्ट लग रही है वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी, अलॉन्ग विथ प्रॉफिट, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। क्योंकि आपने आज लगा दिए 10,000 करोड़, अभी 10,000 करोड़ आज लगाया है, इस पर आपकी, अगर आपने अपना पैसा ब्लॉक कर रखा है, इसे पैसे को कहीं और लगाते हैं तो भी कमाते तो सही। तो सारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह सब मिलू करके देखा जाता है कि आपकी रिकवरी कब हो जाएगी, उसके हिसाब से उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए 25-30 साल तक टोल कलेक्शन होता है। अब जो टोल्स बहुत ही पॉपुलेटेड शहरों में, जैसे डीएनडी नोएडा दिल्ली को कनेक्ट करता है, उसकी टोल की रिकवरी बहुत जल्दी हो गई, तो जल्दी खाली कर दिया। गुड़गांव वाला बहुत हाई ट्रैफिक है, दिल्ली गुड़गांव का, जल्दी टोल की रिकवरी जल्दी हो गई, जल्दी खाली कर दिया। लेकिन अब जो आगरा वाला वो इतना बिजी नहीं है जितना वाला जो दिल्ली एनसीआर के टोल्स बिजी होते हैं, तो उनमें थोड़ा टाइम लगता है। अगेन अच्छा, वो टोल के अलावा भी तो रोड्स हैं, अब दिल्ली के अंदर कहाँ टोल देना है, कहीं दिल्ली में आपने कभी टोल दिया है? नहीं, बहुत अच्छी अच्छी रोड्स हैं, वो तो गवर्नमेंट अपने पैसे से बना रही है, ठीक है। फिर एजुकेशन सिस्टम, अगेन आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो कोई पढ़ना नहीं चाहता, बट गवर्नमेंट कॉलेज में हर कोई पढ़ना चाहता है, ठीक है ना। जिसको देखो भाई एमबीबीएस करना है, हाँ जी करना है, ड्रीम कॉलेज एम्स है तो गवर्नमेंट, क्लियर है। एलएलबी करना है, ड्रीम कॉलेज डीयू का जो है, ठीक है ना। बीकॉम करना है, ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी गवर्नमेंट, ठीक है। हर किसी के ड्रीम कॉलेजेस जो है वो क्या है, गवर्नमेंट है। वहां पर फीस कितनी है, बहुत कम। हाँ, प्राइवेट में प्राइवेट में इतनी कम फीस है नहीं वैसे, बट कुछ कॉलेजेस में होगी जो बहुत ही छोटे शहर में या कम चलने वाले कॉलेजेस हैं, मेरठ में या फिर हाँ जो कम चलने वाले कॉलेजेस हो उनमें हो सकती है इतनी फीस 33,000 एक साल की। वरना अगर आप किसी प्राइवेट अच्छे कॉलेज में जाओगे जो उस लेवल का भी नहीं होगा, एसआरसीसी के लेवल का कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है इंडिया में, उससे कम ही लेवल है हर कॉलेज का। बट अगर आप फिर भी चाहो कि थोड़ा डिसेंट कॉलेज का रेपुटेशन तो हो, एमटी में जाओगे, गलगोटी हाउस में जाओगे, शारदा यूनिवर्सिटी में जाओगे, थोड़ा तो डिसेंट लेवल है, तो वहां पर आपकी फीस लैक्स में ही होती है पर एनम, 1,000 में तो कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरे टाइम में तो बहुत कम थी, एफआरसीसी वगैरह की फीस भी 6-6,500 पर एनम थी, टाइम के हिसाब से थोड़ी बढ़ा दी है, बट अगेन वो फीस भी बहुत कम है। जो फैकल्टीज, जो पूरा कॉलेज मेंटेन करने का खर्चा उससे बहुत ज्यादा है जो आपसे फीस वो ले रहे हैं, ठीक है। तो बाकी का खर्चा कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, क्लियर। ऐसे ही फ्री हाउसेस फॉर द पुअर, आपको पता है कि गाँव में बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती है, ये योजनाएं चलती रहती हैं जहाँ पे गरीबों को घर बना के दिए जाते हैं, ठीक है। फिर वाटर सप्लाई हो गया, पुलिस हो गया, वाटर सप्लाई, आपके घर से जितना भी वेस्ट पानी है, ठीक है ना, वो सारा जा रहा है ड्रेन के थ्रू, वाटर सप्लाई हो रही है, जो पानी घर पे भी आ रहा है। पुलिस है, फायर फाइटर्स है, ज्यूडिशरी है, ज्यूडिशरी सिस्टम है पूरा, डिजास्टर रिलीफ है, टेकिंग केयर ऑफ ब्रिजेस एंड अदर थिंग्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, ये सब जगह पैसा खर्च होता है। ये पैसा गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए भी, इसलिए टैक्स को कंपलसरी बनाया। टू फाइनेंस मल्टीपल गवर्नमेंट अलग अलग गवर्नमेंट को फाइनेंस भी करती है। आपने देखा होगा कई बार स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता, किससे मांगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि लाओ जी हमें हेल्प करो। हमारे पंजाब में भी कितना पैसा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि पंजाब में बहुत नुकसान हुआ, ठीक है ना। तो अलग अलग गवर्नमेंट को फाइनेंस करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन या एनी अदर सिचुएशन। आपको पता है इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर दोनों जगह खतरा है, ठीक है ना। इंडिया के बाहर भी, इंडिया के अंदर भी, उनमें उनसे लड़ने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए आपको अगेन पैसा चाहिए। तो इन सारी जगह आपका बहुत पैसा खर्च होता है, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो हम ही से वो लिए जाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जो बेस है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत वास्ट है और डायरेक्ट टैक्स का बहुत कम है। आपको पता है इंडिया में 146 करोड़ पॉपुलेशन है, बट इनकम टैक्स रिटर्न कितने लोग फाइल करते हैं? ज्यादा बोल रहे हो, कम करते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और टैक्स पे करने में भी फर्क है। जैसे मैं अपनी वाइफ की, अपनी बहन की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं, बट टैक्स पे नहीं करता, क्योंकि उनकी इनकम उस लिमिट से कम है जो सेट की। जैसे अभी मैं आपको बताऊं,
पिछले फाइनेंस एक्ट के हिसाब से अगर आप साल का 7 लाख रुपए तक कमाते हो आपको कोई टैक्स नहीं देना। और जो नया वाला फाइनेंस एक्ट है जो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होने वाला है, अगर आप साल का 12 लाख तक कमाते हो आपको कोई टैक्स नहीं देना। साल के 12 लाख तक की इनकम पे नो टैक्स, ठीक है ना। अब उनकी इनकम इससे कम है तो इसलिए मैं टैक्स देता नहीं हूं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोग तो चलो अच्छे खासी डिसेंट है, 4-5 करोड़ है, बट टैक्स पे करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ है पे करने वाले, जो टैक्स पे भी कर रहे हैं। हाँ देखो गूगल करो, तो 3.5 करोड़ 4% of Indian population is required to pay income tax, which translates to about 3.5 crore people filing income tax return. The total number of taxpayer in India for the assessment year 23-24 was reported to be 10.4 crores. Additionally, only 6.68% of the population filed income tax returns in fiscal year 23-24. ये एग्जैक्ट आंसर में देता नहीं है। ये जो अगेन बोल रहे हैं ना 3.5 करोड़, ये अप्रोक्सीमेटली इतने लोग रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स पे तो 1-1.5 करोड़ ही लोग करते हैं, ठीक है ना। रिटर्न फाइल करना और टैक्स पे करना रिटर्न के अंदर, इन दो चीजों में फर्क होता है, ठीक है। हाँ, आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो कि हमने आईटीआर फाइल कर दी। अब कुछ लोग ज्यादा कमा रहे होते हैं बट आईटीआर में कम दिखा देते हैं, खासकर वो जो जॉब नहीं करते, क्योंकि जॉब वालों में तो कंपनी ही रिपोर्ट करती है आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये जो शॉप ग्रोसरी स्टोर्स आपकी दुकान आपके घर के आसपास हैं, जितनी भी शॉप आपके घर के आसपास दिखती हैं, ठीक है ना, ये सब लोग एक लिमिट से, वो टैक्सेबल लिमिट से ऊपर ही कमाते हैं ज्यादातर लोग। और जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या करते हैं, इनकम उस लिमिट से कम दिखा देते हैं या उतनी दिखा देते हैं कि टैक्स ना देना पड़े। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग। तो इसकी वजह से जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, 1-1.5 करोड़ ही है। एक बार घर जाके चैट जीपीटी रिसर्च करना, आपको पता चलेगा। बट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने लोग पे करते हैं? 146 करोड़ के 146 करोड़। क्यों? अगर आपने एक पेन भी लिया, आपने एक बच्चे की नीड क्या है, चलो जी वो बच्चे बहुत चीजों, बच्चों के भी खर्चे होते हैं, आपने उसको बॉटल दिलाई दूध पीने के लिए, या फिर आपने नेस्ले का वो जो आता है सेरेलैक वगैरह आता है वो सब लिया, कोई भी चीज ली, सब पे टैक्स है, ठीक है ना, सब पे टैक्स है। तो टैक्स तो हर कोई दे रहा है। जीएसटी पे किया अपने दुकानदार को, इंक्लूडिंग जीएसटी था, वो सरकार के पास गया। तो जो बेस इनडायरेक्ट टैक्सेस का वो बहुत बड़ा है, और इसलिए जो गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स आता है उसका मेजर कंपोनेंट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो इनकम टैक्स है उससे इतना गवर्नमेंट को नहीं होता कलेक्शन, मेन कलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स से होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं थोड़ी देर में दे दूंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही, ठीक है। जब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे, तो यहाँ पर एक आता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, यहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि ऐसा क्यों है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर, तो हमने देखा एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, और इनडायरेक्ट टैक्स जो आप पहले मिडिलमैन को पे करते हो, फिर मिडिलमैन जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है जी। ये मिडिलमैन है बीच में, शॉपकीपर हो सकता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर, तो हमने देखा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, दो टाइप के टैक्सेस है। लायबिलिटी टू पे टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंदर किसकी होती है? पर्सन अर्निंग इनकम। बट इनडायरेक्ट टैक्स में किसकी होती है? सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसकी होती है, ठीक है। बर्डन ऑफ टैक्स पर्सन अर्निंग इनकम पर होता है और यहाँ पर अल्टीमेट कंज्यूमर पर होता है। फिर एग्जाम्पल अगर ले तो इनकम टैक्स यहाँ पर एग्जाम्पल बन गया, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पल बन गया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। इनकम डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। आपने बोला कि सर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स से ही सारे कलेक्शन क्यों नहीं कर लेती, डायरेक्ट टैक्स को रखा ही क्यों है, हटा दो उसको, ठीक है ना। अब अगर डायरेक्ट टैक्स हटा दिया जाए तो देखो गरीब लोग तो अभी भी टैक्स नहीं दे रहे, और जो साल का 12 लाख भी कमा रहा है वो भी अभी भी टैक्स नहीं दे रहा, उसकी तो इनकम टैक्स फ्री है, जो उसके ऊपर कमा रहा है उसी से तो टैक्स लिया जा रहा है।
क्लियर हो गई बात, बाकी सबसे तो नहीं लिया जा रहा। अब अगर हम वो भी हटा देंगे तो टैक्स पे करने वाले सिर्फ वो लोग हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी जीएसटी के फॉर्म में पे कर रहे हैं। अब जीएसटी में दिक्कत क्या है, अगर आपने एक आईफोन लिया और एक मुकेश अंबानी ने आईफोन लिया, आईफोन लेटेस्ट वाला कौन सा है, 17 प्रो मैक्स, कितने का है, 1.5 लाख रुपए का। अब उस 1.5 लाख के फोन पर अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपए जीएसटी है। आपने लिया, आप कमाते हो साल का 10 लाख रुपए, आपने साल का 10 लाख कमाया और उसमें से आपने 30,000 जीएसटी आईफोन वाली ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट को दिया। अपनी इनकम का कितना परसेंट दिया, 3%। 10 लाख का 3% होता है 30,000 रुपए। मुकेश अंबानी ने भी वही फोन लिया, अब वो अच्छा तो कोई फोन है नहीं, क्या ही लेगा वो बेचारा, ठीक है ना, उसने भी वही फोन लिया, उसने भी 30,000 गवर्नमेंट को दिया, उसने अपनी इनकम का कितना परसेंटेज दिया ठीक है ना, 0.000001 है, ठीक है ना, बहुत ही कम। वो भाई हजारों करोड़ कमाता है साल का, वो दे कितना रहा है, 30,000। अब अगर गवर्नमेंट यही टैक्स रखेगी तो भाई जो गरीब हैं, जो कम कमाते हैं, उनके साथ तो ना इंसाफी है। बोलेंगे भाई हमसे आप टैक्स ले रहे हो उतना ही जितना अमीरों से ले रहे हो, तो ये तो दिक्कत है। इसलिए इनकम टैक्स भी लिया जाता है, और इनकम टैक्स में क्या होता है, जितना आप कमाओगे उतना आप टैक्स दोगे, प्रोग्रेसिव नेचर होता है। और गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करने के लिए कि जो कम कमा रहे हैं उनके ऊपर लायबिलिटी ना आए, गवर्नमेंट ने क्या बोला, 12 लाख तक साल के कमाते टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, चिल करो, 12 लाख से ऊपर कमाते हो तभी टैक्स लेंगे। तो ये अच्छी बात है ना भाई, ये तो गवर्नमेंट एक सही डायरेक्शन में काम कर रही है। अच्छा, ये लिमिट अब जाकर के 12 लाख हुई है, पिछले साल तक 7 लाख थी और उससे पिछले साल 5 लाख थी। तो 5 लाख से बहुत साल तक 5 लाख थी, 3-4 साल 5 लाख थी, फिर वो बढ़ा करके एक साल आया 7 लाख की गई, फिर अगले साल ही 12 लाख कर दी गई, एकदम रैपिडली बढ़ी है लिमिट। क्या रिटर्न फाइल, देखो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है साल की तो आपको करना कंपलसरी होता है टैक्स। देखो अगर आपकी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, बट आप 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देते हैं, रिटर्न फाइल करके गवर्नमेंट को बताओ कि कितना कमाया, टैक्स देने की जरूरत नहीं है। देखो रिटर्न फाइल करना, टैक्स पे करना दो अलग चीजें होती हैं। रिटर्न फाइल करके आप सिर्फ ये बता रहे हो कि लो जी मैंने इतना कमाया, बट अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा कमाया तो टैक्स भी पे करना है, वरना टैक्स पे नहीं करना। तो अगर आपकी इनकम एक साल 12 लाख के ऊपर थी, आपने टैक्स पे किया, रिटर्न भी फाइल करी, और एक साल 12 लाख से कम इनकम हुई अगर आपकी लेट से, तो आप ये मत बोलना कि टैक्स पे नहीं करना तो रिटर्न भी फाइल नहीं करना, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बट अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से भी कम हुई है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत भी नहीं है। फिर बोल दो भाई अब तो मेरी इनकम इतनी कम है कि मुझे रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। रिटर्न फाइल करने की भी कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट मतलब अगर आपको खुद आती है तो कोई कॉस्ट नहीं है, वरना आप एक सीए से करवाओगे, ठीक है ना, मतलब 200-300 में भी मिल जाते हैं। होते हो एक कंपनी होती है जिसको आप देते हो, और वो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, जैसे क्लियर टैक्स है, वो शायद नहीं लेती है, तो उससे ऑनलाइन ही आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है और ऑनलाइन ही उनकी रिटर्न फाइल वो करवा देते हैं। वो बल्क में डील करते हैं, वो क्या है, वो 1-2 लोगों की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, कॉस्ट निकल जाती है 200-300 रुपए पर रिटर्न में। बट अगर आप एक सीए के पास जाओगे, वो 200-300 रुपए कभी फाइल नहीं करेगा, बोलेगा सच में फाइल ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो 1.5, 2, 2.5, 3 हजार रुपए लेगा। वो डिपेंड करता है कितने बड़ी फॉर्म में आप गए हो। जैसे डॉक्टर होता है ना, बड़े डॉक्टर के पास जाओगे ज्यादा फीस है, छोटे डॉक्टर के पास जाओगे कम फीस है, वैसे ही। वो आप सीखोगे ना, तरीके होते हैं कि आप अपनी इनकम को रिड्यूस कर सकते हो, और रिड्यूस करके एक लिमिट के नीचे कम कर दोगे, 12 लाख के नीचे कम कर दोगे तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। देखो एक होता है आप इसको लीगली कर रहे हो और एक होता है इलीगली कर रहे हो। यानी अगर आपने कहीं पैसा, लेट से आपने 5 साल वाली एफडी, टैक्स सेवर एफडी करवाई है, या पीपीएफ में पैसा डाला है और आप फिर डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, तो क्या गलत है? आपकी लेट से सैलरी 13 लाख थी, आपका टैक्स बन रहा है, बट आपने क्या किया, आपने 2 लाख रुपए की एफडी करवा दी या 1.5 लाख रुपए की एफडी करवा दी, टैक्स सेवर एफडी, आपने डिडक्शन क्लेम करी, कितनी, 1.5 लाख रुपए की, कितनी इनकम रह गई, 13 लाख माइनस 1.5 लाख, 11.5 लाख। अब आपका क्या टैक्स बनता है? नहीं बनता। आपने उसमें कुछ गलत करा क्या? नहीं। अरे बात समझ। बट अगर आपने वो एफडी कराए बिना 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन दिखा दी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कि जी मैंने तो एफडी करी, 1.5 लाख की डिडक्शन दिखा दी, बट करी नहीं आपने प्रैक्टिकली, तो ये गलत है। और अगर आपके पास नोटिस आ गया कि प्रूफ दो, तो आप फंस जाओगे।
ठीक है, कभी कभी गवर्नमेंट प्रूफ भी मांग लेती है कि लो जी आपने जो डिडक्शन क्लेम करी उसका प्रूफ दो। बहुत केसेस में नहीं मांगती, तो लोग क्या करते हैं, फर्जी डिडक्शंस दिखा देते हैं कि भाई हम कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे ना कहीं दे रहे, डिडक्शन जब रिटर्न फाइल करेंगे दिखा देंगे कि हमने किया है, फर्जी डिडक्शंस। और अगर नोटिस आ गया कि प्रूफ दो, फिर वो फंस जाते हैं। तो आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो तो तभी क्लेम करो अगर एक्चुअल में आप खर्चा, आप एक्चुअल में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं, वो गलत नहीं है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो हम तो किसी छोटे मोटे से भी करा सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई नॉलेज नहीं, दो दो तीन मुझसे करा लेना, मैं फ्री में करता हूँ। और आप एक बात बताऊं, आप खुद ही सीख जाओगे रिटर्न फाइल करना। मैं एक काम करूंगा, मैं आपको अपने ही किसी क्लाइंट की क्लास में ही रिटर्न फाइल करके दिखा दूंगा, तो आप सीख जाओगे कि कैसे। इंटर लेवल का आपको प्रोविजंस पता चल जाएंगे सारे कि कैसे निकाली जाती है इनकम, कैसे डिडक्शन क्लेम हो जाती है। फिर मैं आपको एक क्लास में दिखा दूंगा रिटर्न फाइल करके, तो आप इस लायक हो जाओगे कि आप किसी की भी रिटर्न फाइल कर सको। आप पैसे लेना शुरू कर देना। बोला भाई 500 रुपये लगेंगे, रिटर्न फाइल कर दूंगा। और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, सर रिटर्न फाइल कर रहा था समझ नहीं आया, मैं बता दूंगा क्या दिक्कत है। तो देखिए अब यहाँ पर जो लिखा है टाइप प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, तो प्रोग्रेसिव, हायर टैक्स इज लेवाइड ऑन पर्सन अर्निंग हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। ज्यादा कमाओगे ज्यादा टैक्स दोगे, कम कमाओगे कम टैक्स दोगे, सिंपल। और रिग्रेसिव क्या है, ऑल पर्सन विल बेयर इक्वल वर्थ ऑफ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय देम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टैक्स देयर एबिलिटी। यानी कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी से एक जितना टैक्स लिया जाएगा। तो यहां पर क्या है, अगर आप ज्यादा कमाओगे आपको ज्यादा टैक्स देना है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कम कमाओगे तो कम टैक्स देना है। जैसे इनकम टैक्स में कम कमाता हूं मैं कम देता हूं, अंबानी ज्यादा कमाता है अंबानी ज्यादा देगा, कोई इनके बीच में कमा रहे हमारे, वो मुझसे ज्यादा अंबानी से कम देगा, ठीक है। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पर्सन चाहे इनकम लो हो चाहे हाई हो, पे दिस टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ये रिग्रेसिव इन नेचर हो जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया आईफोन वाला, ठीक है ना। अगर एक 10 लाख कमाता है तो अपनी इनकम का 3% एक आईफोन खरीदने पे दे देता है एज टैक्स टू। बट वहीं एक हजारों करोड़ में कमाने वाला जो है वो अपनी इनकम का कुछ 0.00001% देता होगा गवर्नमेंट को टैक्स, ठीक है ना, ऑफ एंटायर इनकम। हाउ लॉ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, एक लॉ एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, ये आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा हुआ है। सबसे पहले नीड अराइज होती है। नीड जैसे कि पहले अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो क्या चलता था, तांगा गाड़ी, बैलगाड़ी, इसी सब पे लोग ट्रैवल करते थे। और धीमे धीमे इंजन्स बने तो फिर पेट्रोल या फिर डीजल या फिर केरोसिन डाल करके इंजन में वो व्हीकल्स बनने लग गए। बट जब ये स्टार्टिंग में बने थे तो आपको क्या लगता है कि 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती होगी उनकी, नहीं होती कि 20-30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलते होंगे, आराम आराम से चल रहे हैं। फिर धीमे धीमे उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से की गई और उन इंजन को फास्ट बनाया गया। जब इंजन फास्ट बने तो एक खतरा महसूस हुआ कि जब स्पीड होती है तो कुल टकराव, जब लोग टकराते हैं तो भाई लोगों की जानें भी जाती हैं। तो अब हमें रूल्स चाहिए इससे रिलेटेड, क्योंकि अब हाई कैपेसिटी के इंजन आ रहे हैं, तेज चलने वाले इंजन आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को नीड अराइज हुई। तो गवर्नमेंट ने बोला आओ जी इस चीज व्हीकल एक्ट आया जिसमें बोला गया कि अगर आप एक मोटर व्हीकल चलाना चाहते हो तो आपकी एज 18 के ऊपर होनी चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, रेड लाइट पर आपको है, स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी स्लो करनी है, हॉस्पिटल्स के आगे हॉर्न नहीं बजाना है, बहुत सारे रूल्स आ गए, ठीक है ना। अब ये नीड राइज हुई तो क्या बोला गया, गवर्नमेंट ने बोला एक डिपार्टमेंट को कि लाओ जी अब इससे रिलेटेड ये जो पूरा रोड सेफ्टी इससे रिलेटेड एक लॉ बनाया जाए। तो मोटर व्हीकल एक्ट, तो पहले क्या हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट को बनाया गया, लिखा गया कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए ये होना चाहिए, बाकी कंट्रीज में क्या चल रहा है उससे थोड़ा कॉपी किया, ठीक है ना, ये होना चाहिए। फिर एक बिल बन गया और इस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, पार्लियामेंट में स्पीक बोला गया, वो बिल पेश किया गया, ठीक है ना। जिसने भी बनाया है वो रीड कर रहा है उसको, बाकी लोग सुन रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा में, पहले लोकसभा में चले, वहां पे सब सहमत हुए, लोगों ने वोट डाला कि हाँ जी इसको पास कर दिया जाए। फिर राज्यसभा में अगेन डिस्कशन चले, उसको पास कर दिया जाए, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में वो पास हुआ। फिर प्रेसिडेंट के पास ले गए कि प्रेसिडेंट भाई साहब ये जो है लोकसभा, प्रेसिडेंट जी ने अप्रूवल दे दी, अपनी साइन कर दिया, अब वो एक्ट बन गया। अब वो क्या बन गया, एक्ट बन गया। एक्ट ही लॉ है,
ठीक है ना। तो जितने भी लॉज इंडिया के अंदर आज की डेट में वो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आए हैं, ये आपने फाउंडेशन लेवल में पढ़ा है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंस बजट, अब आपने देखा है हर साल 1 फरवरी को क्या होता है, टीवी पे निर्मला सीतारमन जी दिखती हैं, कुछ बोल रही होती हैं, तो क्या कर रही हैं, वो बिल प्रेजेंट कर रही हैं। फिर क्या होता है, जब वो बिल आता है, प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद उस पर चर्चा चलती है, चाय पे चर्चा, ठीक है ना, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में उस पर डिस्कशन होते हैं, और उसमें अगर लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट लाने चाहिए तो इंप्रूवमेंट्स लाए जाते हैं। इंप्रूवमेंट लाने के बाद जब सब डिसाइड हो जाता है, प्रेसिडेंट से अप्रूवल ली जाती है, फिर वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। पहले फाइनेंस बिल होता है, फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, और इस प्रोसेस में लग जाते हैं 3-4 महीने। यानी कि जो बिल 1 फरवरी को लोगों को पता चला, वो बिल एक्ट बनते बनते जून जुलाई आ जाता है। तो सब एप्लीकेबल होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। हाँ देखो, अगर सुनो, वो मैं आपको समझाता हूँ, ये अगले पेज पे वो आने वाला है टॉपिक भी। यहाँ पर बजट इम्प्लीकेशन इन आर एग्जाम्स, पहले तो आपके एग्जाम्स के लिए समझ लो आप कि अगर 2024 1 फरवरी 2024 को कोई बजट आया है, तो ये सीएमए एग्जाम्स में जून और दिसंबर 25 में अप्लाई होगा। आपके एग्जाम्स कब हैं, आप कब दोगे, जून या दिसंबर, आपने अगर डिसाइड कर रखा है तो जून या दिसंबर 26, तो आपके ऊपर कौन सा बजट अप्लाई होगा, बजट 2025। यानी कि जो अभी इस साल 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया था पार्लियामेंट में, वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, आपके एग्जाम्स में वो आएगा। अब आप ये मत सोचना, अब होगा क्या ना, 1 फरवरी 2026 को दोबारा टीवी पे निर्मला सीतारमन जी दिखेंगी और वो कुछ चेंजेस लाएंगी, हो सकते हैं चेंजेस ड्राफ्टिक हो सकते हैं चेंजेस माइनर हो, फिर आपका मैसेज आएगा कि सर ये जो चेंजेस आए हैं, हमारा एग्जाम आ रहा है अभी जून में और दिसंबर में, क्या हमें पढ़ने हैं, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, नहीं, ये अगले साल 2027 में अप्लाई होंगे एग्जाम्स में। तो लेकिन पर तो दो बजट आए हैं शायद, 2 आए। पिछले साल है तो 2024 में, जिस साल इलेक्शन होता है ना उस साल 2 आते हैं। और सारे इलेक्शन देखो, बजट है क्या, पूरे साल गवर्नमेंट को क्या क्या खर्चा करना है वही बजट में बताया जाता है कि हम रेलवेज को इतना बजट दे रहे हैं, डिफेंस को इतना बजट दे रहे हैं, यानी कि इतना हम खर्चा करने वाले हैं। अब गवर्नमेंट, अब बजट आया 1 फरवरी को, इलेक्शन कब थे पिछले साल, मई में रिजल्ट आया था, अप्रैल में इलेक्शन थे, मई में रिजल्ट आया था। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती, मान के चलो कांग्रेस आ जाती, तो क्या कांग्रेस जो बीजेपी ने बजट्स दिए थे कि इतना इतना हम खर्च करेंगे, उसके हिसाब से खर्च करेगी, वो चाहेगी ना हम अपने हिसाब से खर्च करें। तो होता है कि इलेक्शन वाले ईयर में एक प्री बजट, एक प्री इलेक्शन बजट होता है और एक पोस्ट इलेक्शन बजट होता है। तो जब गवर्नमेंट फाइनल हो जाती है कि ये गवर्नमेंट आ रही है, फिर वो गवर्नमेंट दोबारा से उस पूरे साल का खर्चा यानी कि बजट निकालती है, तो दोबारा एक नया फाइनेंस बिल आता है। ये जब जब इलेक्शन होंगे उस साल 2 बजट आएंगे। जो इलेक्शन से पहले वाला होता है वो बहुत माइनर होता है, छोटा मोटा होता है, और जो इलेक्शन के बाद आता है वो मेजर होता है। क्योंकि इलेक्शन के पहले वाला तो बजट क्योंकि हर साल आना है इसलिए आ गया है, बट वो बजट में ज्यादा कुछ अनाउंस नहीं किया जाता क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है कि इस साल हमारी गवर्नमेंट चलेगी कि भी नहीं चलेगी। क्योंकि साल शुरू कब होता है, 1 अप्रैल को, खत्म कब होता है, 31 मार्च को। गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है। अब इलेक्शन ही अप्रैल मई में हो रहे हैं, मई में रिजल्ट आ रहा है, नई गवर्नमेंट मई में बन गई, तो भाई अप्रैल से लेकर के मार्च तक क्या पुरानी गवर्नमेंट के हिसाब से हम चलेंगे, नहीं, ठीक है, इसलिए समझ आ गया। अच्छा, बट अब आप प्रैक्टिकली समझो, अगर 1 अप्रैल 2024 को बजट आया है, इसमें कोई भी चेंजेस आए हैं, स्लैब रेट को चेंज किया गया, कुछ भी किया गया है, तो कौन सी ईयर की इनकम पर वो अप्लाई होगा, 24-25। यानी अब जो 1 फरवरी 24 के बाद 1 अप्रैल 24 आएगा, नया साल शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 वाले साल पर ये बजट अप्लाई होगा। यानी कि जो 1 फरवरी 2025 को बजट आया था, क्या चेंजेस आए थे, वो जो मैंने आपको बताया, स्लैब रेट बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर दिए गए थे, 12 लाख तक की इनकम पे नो टैक्स। क्लियर हो गई बात। ये जो आया है 12 लाख तक की नो इनकम पे नो टैक्स, ये कौन सी ईयर की इनकम की बात की जा रही है, 25-26 में जॉब कमाओगे, और ये साल अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब आने वाले टाइम पे होता है। ठीक है, यानी कि अभी तक इस बजट के हिसाब से एक भी रिटर्न फाइल नहीं हुई है, क्योंकि रिटर्न फाइल कब होती है, साल खत्म होने के बाद। तो साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। इसके बाद जब रिटर्न फाइलिंग की डेट आएगी, रिटर्न फाइलिंग की डेट नॉर्मली 31 जुलाई होती है, 31 जुलाई 26, क्या 31 जुलाई 26 को रिटर्न फाइल की जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर की। तो इस रिटर्न, जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब ये वाला बजट अप्लाई होगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया, ठीक है ना। इस बजट के हिसाब से हम रिटर्न फाइल करेंगे। आइए जी, वापस ऊपर आते हैं हम लोग।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ टैक्स लॉस, तो सबसे ऊपर अगर हम टैक्स लॉस की बात करें तो सबसे ऊपर होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिनकी मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। फिर उनके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ये डिसाइड करता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करना है, उतना उतना खर्च हुआ है कि नहीं हुआ, एलोकेशन, ठीक है, जितना भी एक्सपेंडिचर एलोकेशन है वो। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या करता है, टैक्स कलेक्शन की बातें करता है कि टैक्स जो है जितना जितना कलेक्ट होना चाहिए, लोग ठीक से पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो नोटिस भेजो, ठीक है ना, छापे मारो, ये सारे काम करो। कोई तो फोन जो है वो साइलेंट पे नहीं है, ये वाला नहीं था। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का काम है इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड पूरे लॉस को मॉनिटर करना, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का काम है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड जितनी भी लॉस हैं उनको एडमिनिस्टर करना। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, इजी है। अब देखो सोर्सेज और कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। अब इनकम टैक्स लॉ जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और जीएसटी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अभी मैं फिलहाल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, जीएसटी की बात नहीं कर रहा। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इनकम टैक्स एक्ट, वो एक पिज्जा है, बट वो पिज्जा बना कैसे। सबसे पहले हमें जरूरत थी एक पिज्जा बेस की, और वो बेस है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये लॉ कब आया, 1961 में आया, ठीक है, 1961 में आया। फिर हमें जरूरत है उसके ऊपर पिज्जा सॉस की, वो क्या है, इनकम टैक्स रूल्स। फिर हमें जरूरत है टॉपिंग्स की, वो क्या है, फाइनेंस एक्ट। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे चीज, वो क्या है, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। और फिर हम उसको कर देंगे बेक, माइक्रोवेव में डाल देंगे जुडिशियल डिसीजंस। और फिर जब वो निकल करके आएगा तो वो पिज्जा आपको सर्व किया जाएगा। तो जो मैं आपको सर्व करूंगा वो क्या है, एक पिज्जा है जो रेडी टू ईट है, बट वो पिज्जा बना कैसे है, इन सब स्टेप्स को फॉलो करके बना। मैं आपको अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा कि देखो ये अब मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको इनकम टैक्स रूल पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको फाइनेंस एक्ट पढ़ा रहा हूं। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसमें ये सब चीजें जैसे एग्जाम में आनी चाहिए, जितना आपको पता होना चाहिए उसके हिसाब से होंगी। क्योंकि अगर मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ाऊंगा तो वो है क्या, उसके बाद हर साल बजट आया और वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। तो पहले अगर मैं अपने आपको ये पढ़ा दिया और फिर मैंने बोला कि देखो अब ये चेंज होकर के हो गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई क्या याद रखना है, क्योंकि इस साल के तो जो स्लैब रेट्स होंगे बहुत अलग होंगे और अब के स्लैब रेट बहुत अलग है। आपके जो स्लैब रेट है वो कहाँ है, वो आपके फाइनेंस एक्ट 2025 में आए हैं। तो मैं क्या आपको पहले जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आए थे वो वाले स्लैब रेट पढ़ाऊं और फिर मैं आपको ये वाले पढ़ाऊं? नहीं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही डायरेक्ट ये वाले पढ़ाऊंगा ही नहीं। करोगे क्या उनको जान करके? अरे बात समझ। इनफैक्ट अब जो बजट 2024 में आता है उनको जान के भी क्या करोगे, जो बजट 2023 में आता है उनको जान के भी क्या करोगे? आपके मतलब के थोड़ी ना है वो, आपके मतलब का जो है मैं सिर्फ वो पढ़ाऊंगा, वो है बजट 2025 के स्लैब रेट्स पढ़ाऊंगा। तो इसी तरीके से जितने भी इनकम टैक्स रूल्स हैं ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, जो लेटेस्ट है वो पढ़ाऊंगा, फाइनेंस बजट जो लेटेस्ट है वो पढ़ाऊंगा, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट लॉ से रिलेटेड है वो पढ़ाऊंगा, एंड जुडिशियल डिसीजंस तो चलो कि ये है। होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। इनकम टैक्स लॉ या कोई भी लॉ होता है उसके अंदर लूप होल्स होते हैं। सुना है लूप होल्स? पता है आपको क्या होता है? कुछ कमियां होती हैं, लोग क्या करते हैं उन कमियों का फायदा भी उठा लेते हैं कई बार, और फिर कमियों का फायदा उठाने की वजह से जब लोग डिपार्टमेंट को पता चलता है कि यार ये हमारे लॉ में कमी रह गई है, उसका फायदा उठा रही है, तो डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है, तो कमी है इसको ले थोड़ी ना फायदा उठाओगे, हम केस कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर जब आपने देखा नोटिस आते हैं, अब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मैंने एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी और मैंने उसमें कोई खर्चा एक्सपेंडिचर एक क्लेम किया। क्यों क्लेम किया? क्योंकि इनकम टैक्स लॉ उसके बारे में साइलेंट था, उसने बताया नहीं कि क्लेम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। लेट से खर्चा था कि मैं जिस एरिया में मेरी फैक्ट्री है उस एरिया में कुछ वो लोग हैं, नक्सलवाद लोग हैं, नक्सलवादी एरिया है वो, और उन लोगों को मुझे हर महीने का 2 लाख रुपए देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि अगर ये नहीं दोगे तो आपकी फैक्ट्री से जो ट्रक जाते हैं ना सामान लेकर के, रास्ते में ही सारा सामान गायब कर देंगे या फिर ट्रक को बम से उड़ा देंगे, कर लो हमारे एरिया में बिजनेस। तो मुझे उनको पैसा देना पड़ रहा है 2 लाख रुपए महीने का, तभी मेरा बिजनेस चल पा रहा है। अब ये जो मैं खर्चा कर रहा हूं, इनकम टैक्स लॉ के अंदर कहीं नहीं लिखा कि आप एक क्लेम कर सकते हो कि नहीं क्लेम कर सकते इस टाइप का खर्चा। उसमें ये लिखा हुआ है सेक्शन 37 के अंदर कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर आपने किया है जो कैपिटल नेचर का नहीं है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्लस आपके बिजनेस को चलाने के लिए वो जरूरी है, और अपने वो पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। अब ये जो खर्चा है ये इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये रेवेन्यू नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है नहीं, मैंने कोई मशीन थोड़ी ना खरीदी है, तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मेरे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा भी बिजनेस, और ये मेरा कोई पर्सनल खर्चा नहीं है।
तो मैंने इन 3 कंडीशन देखी, सेक्शन 37 में लिखी थी, और मैंने इस बेसिस पर इस खर्चे को क्लेम कर लिया। क्लियर हो गई बात? मैंने इस खर्चे को क्लेम कर लिया। जब मैंने क्लेम कर लिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि ये खर्चा क्या है, ये जो हर महीने 2-2 लाख रुपए का हो रहा है, तो मुझसे पूछा। मैं बोला जी मैं ये नक्सलवादियों को देता हूँ बिजनेस चलाने के लिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताओ इस खर्चे को वैलिड मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं। और ये खर्चा यूपीआई चेक से तो जाता नहीं होगा, कैश में जाता होगा, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानेगा, वो बोलेगा कि अगर आप कैश में दे रहे हो, इन लोगों को दे रहे हो, हमें क्या पता 2 लाख दे रहे हो, 1 लाख दे रहे हो, 10,000 रुपये महीना दे रहे हो, आप तो कुछ भी क्लेम कर सकते हो, फिर हम आके तो चेक करेंगे नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का जो खर्चा है ये इलीगल पेमेंट्स का, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। अब कंपनी ने बोला क्यों अलाउ नहीं करोगे? सेक्शन 37 जो बोलता है 3 कंडीशन, तीनों तो हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, इनके बीच एक जंग छेड़ेगी कोर्ट के अंदर। कोर्ट केस करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि ये जो एक्सपेंडिचर है अलाउ नहीं होना चाहिए, इलीगल पेमेंट्स है तो इलीगल पेमेंट ही है। कोर्ट में डिसाइड हो गया, कोर्ट में, अच्छा ये पहले कहां जाएगा, कौन से कोर्ट पे जाएगा? छोटे कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड कर लिया वो लॉ बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये इलीगल पेमेंट आर नॉट अलाउड ऑफ डिडक्शन। अब जितने भी लोग इंडिया के अंदर ऐसी पेमेंट करते थे और डिडक्शन क्लेम करते थे, उनको पता चल चुका है कि ऐसी डिडक्शंस का, ऐसी पेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता। तो अब हर कोई अपनी रिटर्न में इस डिडक्शन को क्लेम नहीं करेगा। वो दिखाएगा कि हमें पेमेंट तो करते हैं बट हमें इसका कोई खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो दिखाएगा भी नहीं उस खर्चे को। फिर तो जुडिशियल डिसीजंस भी जो होते हैं, ये भी तो लॉ का पार्टी बन गए कि नहीं बन गए? तो ये जुडिशियल डिसीजन, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स और इनकम टैक्स एक्ट, ये सब मिलकर के आपको पढ़ना होता है। अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, इकट्ठा पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको पता ना चले कि आपने क्या क्या, क्योंकि अगर मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा और फिर आपको बोलूंगा कि देखो ये रूल है, ये है, ये वो है, ये वो है, तो आप उसी में दिमाग लगा रहेगा कि कौन सी चीज क्या है, और उसका कोई यूज नहीं है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में थोड़ी ना पूछा जाएगा कि बताओ इनकम टैक्स एक्ट की बात है या इनकम टैक्स रूल की बात है या जो जुडिशियल डिसीजन है, सब एग्जाम में नहीं पूछा। तो उसमें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, पॉइंट्स का आइडिया होना चाहिए, और आपको अकॉर्डिंगली उनको प्लस माइनस करना है अपने इनकम के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो चलो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था वो होगा। इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं? इनकम टैक्स क्या, वेरी गुड, बट ये होते क्या है? रूल्स बेसिकली कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एक्सप्लेन, कि अगर बोला गया कि ये इनकम इस तरीके से कैलकुलेट करनी है, टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो तरीका क्या है वो रूल्स के अंदर लिखा होता है। सेक्शन है तो एक बात लिख दी कि ऐसा होगा, बट ये होगा कैसे भाई, इसको करना कैसे है, एक्सप्लेन तो करो। वो चीज इनकम टैक्स रूल्स। ये हर साल जो बजट आता है, टाइम टू टाइम लॉ को चेंज करना होता है हर साल। इनकम जैसे स्लैब रेट चेंज होते हैं और भी बहुत सारी चीजें चेंज की जाती हैं टाइम टू टाइम, गलत हो रहा है तो उसको चेंज करा जाता है। ये सारा फाइनेंस एक्ट के अंदर आता है। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? जुडिशियल डिसीजन तो चलो मैंने आपको एग्जांपल से बता ही दिया, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो जुडिशियल डिसीजन है। बट सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? देखो, नोटिफिकेशन इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आपके फोन पे नोटिफिकेशन आती है, स्विगी जोमेटो ऐप है आपके फोन में, कोई तो ऐप होगी, उनकी नोटिफिकेशन आती है, वन वे होता है। क्या आप उन नोटिफिकेशन को रिप्लाई कर सकते हो? नहीं, वन वे होता है। एक कम्युनिकेशन आपको दिया जा रहा है, वही है नोटिफिकेशन ऑफ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। दो वन वे, एक वन वे होता है बाय द डिपार्टमेंट विद ऑल स्टेक होल्डर्स, और एक कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन इशू करता है टू ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी हम जैसे लोगों के लिए होती हैं। कोई चेंज आया ड्यूरिंग मिड ईयर, नोटिफिकेशन के थ्रू बताएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है 31 जुलाई। इस साल की भी क्या थी? 31 जुलाई 2025। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2-3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन इशू करके बोल दिया कि इस साल की जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, वो की जाती है 15 सितंबर 2025। आप क्या इसके लिए अलग से बजट निकाले, इसके लिए अलग से फाइनेंस एक्ट बनाए? नहीं। तो अगर कोई भी चीज कम्युनिकेट करनी है मिड ईयर रिलेटेड टू टैक्स लॉस, वो नोटिफिकेशन के थ्रू इशू किया जाता है। क्लियर हो गई बात? और ऐसे ही सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस और इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, दो वन वे बाय द डिपार्टमेंट टू देयर सबऑर्डिनेट्स। सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस जो होती हैं ये भी वन वे होता है, बट ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के लिए इशू करता है। अगर अब देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 1-2 लोग तो काम नहीं करते, लाखों लोग काम करते हैं। अब लाखों लोगों को आपको कोई चीज कम्युनिकेट करनी है, जैसे कंपनी के ओनर को, कंपनी के एम्प्लॉयज को कुछ कम्युनिकेट करना है, बट वो ये नहीं चाहता कि पब्लिक कोई चीज पता चले, ठीक है ना। तो क्या करेगा वो? सर्कुलर्स या क्लैरिफिकेशन इशू करेगा। सर्कुलर्स, कंपनी सर्कुलर, जैसे आपका स्कूल आपका सर्कुलर इशू करता था, तो सर्कुलर पूरी पब्लिक के लिए होता था, स्कूल के बच्चों के लिए होता था? स्कूल के बच्चों के लिए।
जैसे कि स्कूल के बच्चों को स्कूल के बारे में कोई भी कल के टाइमिंग चेंज होने हैं, या फिर फॉगी डे है या विंटर्स है तो एक्सटेंड करना है, तो स्कूल के बच्चों को पता चल सके। तो ऐसे सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस आर फॉर इंटरनल डिपार्टमेंट पीपल, कि भाई इस साल हमें कोई भी हमने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे इवेलुएट करना है। अब हम बट है 1 लाख लोग जिनको बताना है डिपार्टमेंट के, तो सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन इशू कर दो। तो ये सब मिलकर के आपका पूरा आपका वो बनता है, टैक्स लॉ बनता है, इनकम टैक्स लॉ बनता है। अब आते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के ऊपर, आपको पता है इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हम बात करें कैलेंडर ईयर की, तो जल्दी बताइए कैलेंडर ईयर CY कब शुरू होता है? 1 जनवरी। तो अभी कैलेंडर ईयर कौन सा चल रहा है भाई? कैलेंडर ईयर कौन सा चल रहा है? 2025 चल रहा है। अगर मैं पूछूं कौन सा साल चल रहा है, आप क्या बोलोगे? 2025 चल रहा है। अगर मम्मी से पूछो बेटा कौन सा, मम्मी से पूछो कि मम्मी कौन सा साल चल रहा है, तो मम्मी क्या बोलेंगी? बेटा 2025 चल रहा है। क्लियर है? तो मम्मियों को या घर वालों को जो ईयर पता होता है वो एक कैलेंडर ईयर होता है, वो कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर कब बनाते हैं? वो 1 जनवरी को, ठीक है ना। बट हम लोग अब आ चुके हैं एक ऐसे एरिया में जहां हम कॉमर्स प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं, CA, CMA, CFA सब बनने वाले हैं। और हमारे लिए जो फाइनेंशियल ईयर, हमारे लिए जो ईयर होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम फाइनेंस के लोग हैं, तो हमारे लिए ईयर जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। और ये शुरू होता है कब? 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। तो अगर आप आगे चल के ट्रेनिंग करोगे, जब आपका CM इंटर क्लियर हो जाएगा, आप ट्रेनिंग करोगे, आपका CA आपसे पूछेगा या आपका CM आपसे पूछेगा जिसके अंडर आप ट्रेनिंग करोगे कि बेटा कौन सा साल चल रहा है, तो आप क्या उसको आप ये बोलोगे सर 2025 चल रहा है? क्या बोलोगे कि सर 2025-26 चल रहा है? 25 क्लियर होगी बात? ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कौन सी ईयर पूछ रहा है। लेट से आज पूछा उसने, तो आप उसको ये बोलोगे कि 25-26 चल रहा है। हाँ, स्कूल्स में भी ये चलता है। स्कूल्स में भी आपका अप्रैल को सेशन शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि फाइनेंस के लोग हो चुके हैं अब, तो हम लोगों का हैप्पी न्यू ईयर कब होता है? 1 अप्रैल को होता है। और दुनिया के लिए 1 जनवरी है, बट हमारे लिए 1 अप्रैल है। बैलेंस शीट भी इसी हिसाब से बनती है, सारी चीजें। अच्छा, अब ये हमें समझना जरूरी क्यों था? वाई फाइनेंशियल ईयर? क्यों जरूरत था फाइनेंशियल ईयर को समझने की? क्योंकि हम पढ़ने वाले इनकम टैक्स, हम पढ़ने वाले हैं GST। तो इनकम टैक्स GST भी तो कोई ईयर फॉलो करते होंगे। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इनकम कैलकुलेट करनी है। तो इनकम कितने टाइम की कैलकुलेट करें? डेली की करें, मंथली करें, हाफ ईयरली करें, क्या करें? तो इनकम कैलकुलेट होती है 1 साल की। अब क्वेश्चन आता है 1 साल कौन सा साल होता है? ये कैलेंडर होता है या फाइनेंशियल ईयर होता है? तो ये होता है फाइनेंशियल ईयर। यानी एक पर्सन जो भी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में कमाता है, उस इनकम पर उसको टैक्स देना होता है। क्लियर हो गई बात? इजी है। तो बजट इंप्लीकेशन फॉर आवर एग्जाम्स मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है। और अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर। ये पता है किसी को? प्रीवियस क्या होता है? रात गई बात गई वाला। सर पिछला है, रात गई बात गई, किसी काम का कहां होता होगा ये? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट से प्रियांशु ने, आपकी हॉबी बताओ कोई? क्रिकेट। अच्छा, लेट से प्रियांशु ने 1 अप्रैल 2025 को एक क्रिकेट एकेडमी खोली। मैंने बोला मैं तो बन नहीं पाऊंगा क्रिकेटर, ठीक है ना ठीक है ना, तो एकेडमी खोल के लोगों को सिखाई देता हूँ, ठीक है ना। इन्हें अपने शौक को, अपने पैशन को, अपनी हॉबी को अपने उसमें करियर में कन्वर्ट कर दिया। इन्हें 1 अप्रैल 25 को एकेडमी खोली, और अब ये साल कब कंप्लीट? 31 मार्च 26 में। अच्छा, अगर बीच में, साल के बीच में कोई इनके पास आ जाए, मैं ही पहुंच जाऊं और बोलूं कि प्रियांशु भाई कैसा चल रहा है बिजनेस? कैसी चल, बिजनेस ही एक तरीके का, जो इन्होंने पूरी एकेडमी खोली है, एकेडमी एक बिजनेस ही है। कैसा चल रहा है आपका एकेडमी? तो ये बोलेंगे सर बढ़िया चल रही है, अच्छे लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं, खूब पैसा कमा रहा हूं मैं। अब अगर मैं इनसे एक सवाल और पूछ लूं कि बताओ जी इस साल आपने कितना कमा लिया, तो क्या इसका आंसर दे पाएंगे या नहीं? ये बोलेगा सर एक बात बताओ, ये मुझे बोलेगा कि सर एक बात बताओ, आप साल के बीच में मेरे पास आ रहे हो, तो अगर आप ये पूछो कि जब से स्टार्ट हुआ यानी 1 अप्रैल से आज तक कितना कमा लिया, तो एक बार को मैं बता भी पाऊं?
अपनी बुक्स को चेक करके, अपने अकाउंट्स को चेक करके। बट मैं कितना कमाने वाला हूं ये तो मुझे खुद नहीं पता, तो मैं पूरे साल की इनकम कैसे बता दूं आपको? एस्टिमेट बता सकता हूं बट एक्चुअल इनकम नहीं बता सकता। हो सकता है एस्टिमेट एक्चुअल से ज्यादा हो, कम हो। तो इसी तरीके से जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोलेगा लाओ जी लाओ टैक्स पे करो, हमारा टैक्स लाओ, तो पहले तो हमें इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर टैक्स पे करेंगे। इनकम कैलकुलेट करने के लिए साल खत्म तो हो जाना चाहिए इनकम। तो आप अपनी इनकम को असेस करोगे, उस पर टैक्स को असेस करोगे। असेस मतलब कैलकुलेट करना, असेस मतलब कैलकुलेट करना। तो आप अपनी इनकम को असेस करोगे, अपने टैक्स को असेस करोगे और गवर्नमेंट को पे करोगे कब? इस साल के बाद, इस डेट के। तो इसलिए इस साल को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, क्योंकि असेसमेंट ईयर में हम क्या कर रहे हैं? अपनी इनकम को कर रहे हैं, अपने टैक्स को फिर पे कर रहे हैं। क्योंकि असेसमेंट वाला पार्ट कब हो रहा है? इस साल हो रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर हो रहा है, तो इसको हमने बोल दिया असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर में हम कौन से साल की इनकम को असेस कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर की इनकम को। तो इस ईयर को हमने बोल दिया प्रीवियस ईयर। आएगा इनकम कैलकुलेट करने का, कि इनकम कैलकुलेट करो एक एसएससी की पर्सन की, और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। तो अब कौन से साल की इनकम कैलकुलेट करो? प्रीवियस ईयर की, असेसमेंट ईयर की? प्रीवियस ईयर की। तो अभी तक लग रहा था ना कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पता है क्या होता है, तो आपने बोला हाँ सर प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल। तो पिछला साल मतलब कि रात गई बात गई। तो अगर मैं पूछता ना उस वक्त आपसे कि बता अगर आपको इनकम कैलकुलेट करनी है तो किस ईयर की करोगे, तो आप बोलते सर असेसमेंट ईयर की करेंगे। बट वो गलत हो जाएगा। असेसमेंट ईयर की इनकम कैलकुलेट नहीं करते, असेसमेंट ईयर में इनकम कैलकुलेट करते हो, बट करते प्रीवियस ईयर की हो। क्लियर हो गई बात? इजी है, समझ आ गया? तो अगर क्वेश्चन बोलता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज यही लिखी X earns the salary income and following are the particulars, और बता देंगे कि बेसिक सैलरी इतनी है और उसको इतना ये बोनस मिला, ये कमीशन मिला, ये ओवर टाइम पेमेंट मिला, ये हाउस रेंट अलाउंस मिला, कन्वेंस अलाउंस मिला, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला, ये बेनिफिट्स मिले। और फिर एंड में लिख देंगे कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, फॉर असेसमेंट ईयर 26। तो अब ये मत कर देना कि 26-27 में उसने कितना कमाया ये निकालने लग जाओ, आपको निकालना प्रीवियस ईयर का ही है। क्लियर? फॉर 27 का मतलब है कि 26-27 असेसमेंट ईयर है, तो असेसमेंट ईयर में असेसमेंट ईयर में जिस भी प्रीवियस ईयर की इनकम निकालनी वो इनकम निकालो। तो प्रीवियस ईयर 25-26 की इनकम निकालोगे। बच्चों को क्या लगता है फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा तो 26-27 साल की इनकम निकालो, ना जी ना, नहीं निकाल सकते आप। ठीक है ना, आपको निकालनी प्रीवियस ईयर की है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, अगर देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से, या हो सकता है जब आप छोटे आपने देखा भी हो, एक सीरियल आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ठीक है ना, असेसमेंट प्रीवियस ईयर भी कभी असेसमेंट ईयर था, बोल सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें इससे पिछले साल की, तो कभी ना कभी ये साल प्रीवियस ईयर रहा होगा, और ये साल, और जैसे ये साल खत्म हुआ तो अब ये वाला साल प्रीवियस ईयर बन गया और अगला साल असेसमेंट ईयर बन गया। और जैसे ये साल खत्म होगा, ये साल खत्म प्रीवियस ईयर बन जाएगा और ये साल असेसमेंट ईयर बन जाएगा। ठीक है ना, तो जो टैक्स लायबिलिटी दिखाते हैं हम अपने उसमें वो हम भी प्रीवियस ईयर की दिखाते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर का इस साल पे किया है। हाँ, तो फिर जो हमारा वो शो होता है वो क्या कहते हैं बैलेंस शीट इनकम में, फिर उसमें भी प्रीवियस ईयर का इशू होता है। जब आप, जैसा अगर आप बिजनेस करते हो तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है? 31 जुलाई 26। इस डेट को आप रिटर्न फाइल करोगे, इससे पहले फाइल, ये ड्यू डेट है, यानी कि इस डेट तक कर देनी है, इससे पहले भी कर सकते हो। हाँ, 1 अप्रैल 26 से इस डेट के बीच में आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो जब रिटर्न फाइल करोगे, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको रिटर्न फाइल करने के साथ साथ अपने अकाउंट्स भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फर्निश करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता होगा क्या क्या होता है, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ये सब चीजें। तो जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करोगे, कौन से ईयर के करोगे? 25-26 के करोगे, 26-27 के थोड़ी ना करोगे, तो भी प्रीवियस ईयर के ही जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ये था ना आपका क्वेश्चन शायद। 31 मार्च में 2026 में कौन सा टैक्स कवर टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे यहाँ पे आपको कोई टैक्स लायबिलिटी दिखानी नहीं है। आपको टैक्स लायबिलिटी कब दिखानी है? जब आप रिटर्न फाइल करोगे। रिटर्न आप इस डेट के बाद फाइल करोगे।
इफ डेट को कोई रिटर्न फाइल करनी है क्या आपको, पहले तो ये बताओ। नहीं, नहीं तो किसको टैक्स लायबिलिटी दिखा रहे हो? हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना, बैलेंस शीट है अच्छा, बैलेंस शीट, इफ डेट को जो बैलेंस शीट में दिखाओगे वो इसी साल की दिखाओगे। वो जो बीच में हमने बनाया हाँ, बट बैलेंस शीट इस डेट को थोड़ी ना बनती है, बैलेंस शीट इस डेट तक की बनती है, बट बनती तो उस डेट के बाद ही है। हाँ, होता क्या है, इफ डेट साल खत्म हो गया, अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट लग जाएगा, बोलो आओ जी साल खत्म हो गया, पूरी पिछले साल की बैलेंस शीट प्रिपेयर करना शुरू करो। वो प्रिपेयर करना शुरू करेगा। अगर वो कंपनी है तो उनको ऑडिटर बुलाना पड़ेगा कि लो जी हमारी कंपनी की बैलेंस शीट हमारा अकाउंटेंट ने बनाई है, इसको ऑडिट कर लो। ऑडिट करवानी, चेक कर लो। ऑडिटर कौन होगा? सीए होगा। और सीए आएगा, चेक करेगा कि आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने ठीक बैलेंस शीट बनाई है कि नहीं बनाई, सारे अकाउंट्स ठीक बनाए कि नहीं बनाए। ठीक होंगे तो साइन करके बोल देगा कि हाँ जी सारी चीजें ठीक हैं। और जब वो बनाए जा रहे होंगे पूरे अकाउंट्स, तब उसके अंदर इस साल की जो भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपने पे करी वो शो करोगे आप। पे करी है या पे करने वाले हो, एज द केस में भी। वैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी के लिए जो ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, वो ये नहीं होती, इंडिविजुअल्स के लिए होती है। कंपनी के लिए होती है 31 अक्टूबर। एक कंपनी को इस डेट तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, और कंपनी को इस डेट तक, ये तारीख है 30 सितंबर 26, इस तारीख तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। कंपनी को दो कंप्लेंट्स करनी होती है, पहले ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और फिर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो उस डेट तक। हमें तो क्या करना है, हमें कोई ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी इंडिविजुअल को, हमें तो सीधा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। बट एक कंपनी को दो काम करने होते हैं, एक ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश करनी होती है और दूसरा इनकम टैक्स रिटर्न भी फर्निश करनी होती है। और इसकी डेट, ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने की डेट पहले आती है और फिर आपकी डेट आती है टैक्स पे करने की। तो इसके अंदर आपको जब एक सीए इतना टाइम उसको मिला तो उसमें उसको पता चलेगा कि इस साल कितनी इनकम हुई, उस पर टैक्स कितना बना, कैलकुलेट हो गया है वो, ठीक है ना। कैलकुलेट हो गया तो वो टैक्स जो है वो दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। समझ आ गया? ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस डेट को बैलेंस शीट बनती है, तो इस डेट को बैलेंस शीट बनती नहीं है, इस डेट तक की बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट बनती इसके बाद ही है, ठीक है। 2 3 4 5 6 महीने का टाइम होता है, तब तक वो बनाई जाती है। आइए जी, अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर आपका कोई नया बिजनेस है तो उसका पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी आंसर है। तो आप बोलोगे सर जिस दिन वो बिजनेस स्टार्ट हुआ उस दिन से लेकर के 31 मार्च, जो भी आने वाला 31 मार्च है। तो अगर तो आपने अपना बिजनेस 1 अप्रैल को ही शुरू कर दिया तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ये आपका पहला साल होगा। बट अगर आपने बिजनेस शुरू किया है 1 अक्टूबर 25 को, तो आपका पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा? वो 25-26 का, बट वो शुरू कब होगा? 1 अक्टूबर 25 को, खत्म कब होगा? 31 मार्च 26 को। यानी जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ है उस दिन से लेकर के 31 मार्च, जो आने वाली 31 मार्च, ये पहला प्रीवियस ईयर होता है। तो अगर बिजनेस या प्रोफेशन है और नया है, न्यूली सेटअप है, तो बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस, तो ये होगा प्रीवियस ईयर। कौन सा? बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उस साल का जो भी 31 मार्च होगा वो आपका एंड हो जाएगा। अगर आपका कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम है, यानी आपका बिजनेस तो पुराना है बट आपने लेट्स से ड्यूरिंग अ ईयर एक घर खरीद लिया और घर को किराए पे चढ़ा दिया, तो घर जो किराए पे चढ़ा है तो आपको एक नई इनकम आने लगी है, रेंटल इनकम। तो ये आपकी नई सोर्स ऑफ इनकम है। ये जो नई सोर्स ऑफ इनकम है, इसके लिए जो प्रीवियस ईयर है वो क्या होगा? तो आप बोलोगे जिस दिन वो सोर्स ऑफ इनकम आई उस दिन से लेकर के 31 मार्च। तो बिगिनिंग विद द डेट on which new source of income comes into existence and ending on 31st March of that financial year। तो ये पॉइंट ऐसा किसी काम का नहीं है क्योंकि कॉमन सेंस है। अगर नहीं भी होता है पॉइंट तब भी आपको पता होता है कि हाँ सर जिस दिन कोई नई सोर्स ऑफ इनकम है, जिस दिन कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन से लेकर के 31 मार्च जो आने वाला है ये आपका प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ये अभी होल्ड पर है। आइए जी, अब आप मुझे बताइए कि क्या क्या हो सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम। सोचो और बताओ, दिमाग पे जोर डालो। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब इनकम के जरिए, किसी के भी नहीं, हमारे गवर्नमेंट के नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सिंपली दिमाग पे थोड़ा जोर डालना और देखना आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके पड़ोसी में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि कौन कैसे कमा रहा है, कौन बिजनेस से कमा रहा है, कौन चोरी चकारी से कमा रहा है,
किसकी एफडी से इनकम आ रही है, किसकी सैलरी से इनकम आ रही है, कौन शेयर बेच करके कमा रहा है, कौन बैंक एफडी के इंटरेस्ट से कमा रहा है, आपको एक आइडिया होता है, तो आपको बस वही मुझे बताना है। तो एक आपने बताया सैलरी, और बताइए। तो आपने बोला सर बिजनेस से भी बहुत लोग कमा रहे हैं, फिर आपने बोला सर रेंट, बहुत लोग रेंटल से कमाते हैं, इंटरेस्ट से बहुत लोग कमाते हैं, डिविडेंड भी आता है बहुत लोगों के पास, अगर शेयर से तो डिविडेंड भी आता ही होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अंडर टेबल, ठीक है ना, अंडर टेबल भी लोग कमाते हैं, ठीक है जी। और हाँ, फोर्स तो फोर्स है भाई, कैसा भी हो। एग्रीकल्चर नहीं, कोई नहीं, हाँ जैसी भी है। बैटिंग, गैम्बलिंग एंड बैटिंग। और प्रोफेशन, अच्छा एक बिजनेस और एक प्रोफेशन में क्या फर्क है? बिजनेस के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए और प्रोफेशन के लिए डिग्री चाहिए। तो अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बाद कोई अपनी प्रैक्टिस करते हो तो उसको प्रोफेशन बोल देते हैं। और बिजनेस तो क्या है भाई, एक अनपढ़ इंसान भी कर सकता है, राशन की दुकान चलानी है या बाल काटने की दुकान चलानी है, ठीक है ना, ये सब क्या है, बिजनेस है। प्रोफेशन, सीए अपना प्रैक्टिस कर रहा है, सीए में अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल रहा है, लॉयर अपना चेम्बर में जा रहा है, वो सब प्रोफेशन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस हो गया। ओके, वेरी गुड। तो हम बोल देते हैं सेल परचेज ऑफ शेयर्स, ज्वेलरी, ओके, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। बोरिंग में तो इनकम जाएगी, बल आप कोई बोरिंग करोगे तो जो आपने लोन लिया है वो इनकम थोड़ी ना है, वो तो लायबिलिटी है, और उस पर आपको इंटरेस्ट देना और है, प्रिंसिपल तो देने देना, इंटरेस्ट भी देना है, तो वो इनकम नहीं हुई, वो तो एक एक्सपेंडिचर हो गया उल्टा। तो जब आपने अकाउंट्स पढ़ा था तो इंटरेस्ट और लोन आप कहाँ दिखाते थे? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते थे, क्योंकि वो खर्चा है। अगर क्रेडिट साइड दिखाते तो इनकम होती है, और क्रेडिट साइड आता है ये वाला, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, आपने वहीं से आइडिया लगाया है, बट डिस्काउंट रिसीव्ड कोई इनकम नहीं है। आपको बस, आपको अगर आप एक मैगी खरीदने गए 100 रुपए की, बट उसने डिस्काउंट दे दिया 20%, तो आपको 80 रुपए देने पड़े, बट आपको मिला तो कुछ भी नहीं, बचा मिला कुछ नहीं, इनकम थोड़ी ना। आप ये थोड़ी ना बोलोगे आज मैं 20 रुपए कमा के आया, आप ये बोलोगे मैं 20 रुपए बचा करके आया। बचाना और कमाने में फर्क है ना, ठीक है ना। आप ये नहीं बोलोगे मैं 20 रुपए कमा के आया, आप ये बोलोगे मैं 20 रुपए बचा करके आया। बट मैं पूछ रहा हूँ सोर्स ऑफ इनकम, इनकम आनी चाहिए, इनकम नहीं आ रही यहाँ पे। लिख देता हूं मैं आपके लिए, बट ये बचाना है, कमाना नहीं है। हाँ, और सेल्फ एम्प्लॉयड है। देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग दो काम करते हैं, या तो बिजनेस या प्रोफेशन, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है तो जॉब करता होगा तो सैलरी। बस हो गया। कैशबैक, ठीक है जी। और भी कुछ है याद आ रहा है? कैसे कैसे तुम बता रहे हो, बताओ सोर्स ऑफ इनकम। आज तक किसी बैच में नहीं बताया ऐसी ऐसी तो लोगों ने। बोल लो क्या हो गया। लिख दो, नानी की दे गए 500 रुपए है। मैंने एक्सेट्रा लिख दिया अभी। तो आप देख सकते हो कि सोर्स ऑफ इनकम और भी हो सकती है। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम में और समझो, अगर आपके 10 बिजनेस है तो आपके एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 10 सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आपके 20 प्रॉपर्टी है, 20 की 20 रेंट पे चढ़ी है, तो एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 20 सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है ना।
समझ आ गया? तो सोर्स ऑफ इनकम देखा जाए तो 100, 200, हजारों, लाखों भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, लिख दो, क्या दिक्कत है। 500 रुपये तो गिफ्ट में आ गया। हाँ उसमें भी काउंट कर सकते हो, वो जो नानी की देगा 500 रुपये, उसको गिफ्ट ही लिख दिया, समझ लो मैंने, ठीक है ना, गिफ्ट ही लिख दिया। हाँ तब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। महंगा क्या हो, देखो अभी वो अंबानी ने उसको दी ना 10 करोड़ की घड़ी, वो कोई वैसे वैसे है। मैसी को, हाँ गाड़ी गिफ्ट कर दी, हाँ तो गिफ्ट काउंट कर सकते हो आप। कैश दे दिया, गिफ्ट में कैश भी दे देते हैं, शादी में देखो कैश आता है लिफाफों में। हाँ। लिख दो, दहेज भी है। क्या होता है, डाउरी होते हैं। मैं दहेज ही लिख देता हूँ। चलो जी, अब आपने देखा कि सोर्स ऑफ इनकम जो है ये काफी सारे हो सकते हैं। हो सकते हैं, तुम्हारे दिमाग में दहेज आया क्यों? तुम लेने की खुराक में बैठा है। तो तो सोर्स ऑफ इनकम जो है ये हजारों भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके, अब जैसे मेरे पास बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स हैं 62, तो 62 कंपनी के अलग अलग डिविडेंड आते हैं, तो अलग 62 अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम हो गए, ठीक है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, और अगर हमने कोई, जैसे अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स के अंदर आपने देखा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्यों होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? नॉर्मली अगर हम बोले कि स्टैंडर्ड सेट कर दिया, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? एक स्टैंडर्ड मतलब एक तरीका है कि इस तरीके से चीजें होंगी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं? अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का एक स्टैंडर्ड बना देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो देखना, आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो, रिलायंस के, एचडीएफसी बैंक के, सबका एक सिमिलर फॉर्मेट होगा। और अगर ये नहीं होता तो दिक्कत क्या होती है कि इन्वेस्टर को वो समझने में कि भाई इसने किस तरीके से बनाया, बहुत टाइम लग जाता। तो एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में पहले टाइम लगाओ कि बनाया कैसे है, तरीका क्या फॉलो किया, इस सब में दिक्कत लग होगी। तो अगर उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए कि हर किसी को ऐसे ही बनाने हैं, तो एक बार आपको मेहनत लगानी है पहली बार कंपनी का पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में, फिर आपको बाकी सबके समझ आएंगे, अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, क्योंकि हर कंपनी ऐसे ही करती है। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि हमें एक स्टैंडर्ड बनाना है, क्योंकि अगर हमने ये स्टैंडर्ड नहीं बनाया तो हर कोई अपने हिसाब से अपनी सोर्स ऑफ इनकम दिखाएगा, और फिर उसको समझना दिक्कत, पूरा फॉर्मेट में दिक्कत, इश्यूज आएंगे बहुत सारे। तो उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, हम इनकम के 5 हेड बना देते हैं, यानी हम बोलते हैं कि जितने भी सोर्स है इनको इन 5 ही हेड के अंदर डालो, इन 5 हेड के अंदर ही डालो। हेड क्या है? दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहां पर रेंटल इनकम आती है। अगर आपने घर खरीदा, घर बेचा, वो इनकम यहां नहीं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो रेंटल इनकम है वो आती है। अब चाहे आपने फैक्ट्री रेंट पे दी हो, चाहे आपने दुकान रेंट पे दी हो, चाहे आपने घर रेंट पे दिया हो, चाहे आपने वेयर हाउस रेंट पे दिया हो, रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही आएगी। क्या हाउस होता है, जल्दी बताओ? शॉप क्या हाउस होता है? नहीं, बट स्टिल वो आती है हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही, उनकी रेंटल भी। और वहीं अगर कैपिटल गेन के अंदर अगर हमने शेयर खरीदे बेचे, ज्वेलरी खरीदी बेची, घर खरीदा बेचा, सब के अंदर आएगा। एक कंडीशन है कि खरीदने बेचने का जो सिलसिला आप कर रहे हो ये आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए। अब एक ज्वेलर के लिए ज्वेलरी खरीदना बेचना बिजनेस है, एक बिल्डर के लिए घर खरीदना बेचना बिजनेस है, एक ट्रेडर के लिए शेयर खरीदना बेचना बिजनेस। और अगर आप एक ज्वेलर हो, आप ज्वेलरी खरीद रहे बेच रहे हो, आप बिल्डर हो, आप लैंड बिल्डिंग खरीद रहे बेच रहे हो, तो ये इनकम किस हेड के अंदर आएंगी? पीजीबीपी हेड के अंदर आएंगी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो एक ज्वेलर जब ज्वेलरी बेच करके कमाता है, वो बताओ वो इनकम किस हेड के अंदर दिखाएगा? पीजीबीपी या कैपिटल गेन में? पीजीबीपी में। अगर एक बिल्डर घर खरीद करके बेचता है रेनोवेशन करके, तो बताओ पीजीबीपी हेड के अंदर। तो इनकम देखो, ट्रांजैक्शन सेम है, ज्वेलरी खरीदना बेचना, बट उसकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है किस हेड के अंदर आएगी।
उसको खरीदता बेचता हूँ, तो मैं उसकी इनकम कैपिटल गेन हेड के अंदर दिखाता हूँ। वहीं मेरे एक दोस्त है हिमांशु, स्कूल का फ्रेंड, वो शेयर खरीदता बेचता है, बट उसका काम ही ये है, वो और कुछ करता ही नहीं है पूरे दिन। वो सुबह लगता है, शेयर मार्केट खुलती है, शाम जब तक बंद नहीं होती वो बैठ करके वही शेयर खरीदना बेचने का काम करता रहता है। उसके लिए शेयर खरीदना बेचना क्या है? पीजीबीपी इनकम। क्लियर हो गई बात? तो जितने भी ये आपके एफआई होते हैं, इनके लिए शेयर खरीदना बेचना क्या है? बिजनेस है, तो उनके लिए क्या है? पीजीबीपी इनकम। क्लियर हो गई बात? और अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जो इन चारों हेड के अंदर फिट नहीं हो रही, तो सभी इनकम आ जाती है इस मिसलेनियस हेड ऑफ इनकम के अंदर, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो बताओ जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर ये आएगा? इंटरेस्ट क्यों नहीं आएगा? डिविडेंड क्यों नहीं आएगा? अंदर इंटरेस्ट एफडी का, सेविंग्स अकाउंट का, एफडी हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया, जो इंटरेस्ट आता है ये कहाँ आएगा? अदर सोर्सेज में आएगा। क्या ये सैलरी है? इन तीनों की बात करो, क्या ये सैलरी है? नहीं। क्या ये रेंटल इनकम है? और वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से। यहाँ पे एक और चीज याद रखना, रेंटल इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी ही हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आता है। आपने एक मशीन रेंट पे दे दी, उसका रेंट नहीं आएगा हेड के अंदर, क्योंकि मशीन इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। मशीन का रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा या फिर पीजीबीपी में आएगा, अगर आपका बिजनेस ही मशीन को रेंट पे देना है। अब आप एसी वाले के पास जाओ और एसी रेंट पे लेकर के आ जाओ, तो उसके लिए वो रेंटल इनकम क्या है? पीजीबीपी इनकम। बट अगर मेरे पास एक एसी पड़ा था, मैंने किसी को बोल दिया चल तू उसका रेंट दे दियो, बट मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस है, प्रोफेशन क्या है? टीचिंग। तो अगर वो रेंट मुझे मिल रहा है, मेरे लिए वो क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है मेरे लिए वो। आ रही बात समझ? पेंशन इनकम को रिसीव करते हो। फिर एग्रीकल्चर इनकम तो चलो टैक्स फ्री होती है, वरना इसको बिजनेस के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। फिर गैम्बलिंग एंड बैटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पीजीबीपी के अंदर बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम आ जाती है। सेल परचेज और शेयर कैपिटल गेन के अंदर आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, अगेन ध्यान से समझना, बैंक के लिए तो पीजीबीपी इनकम है, बट हम जैसे लोगों के लिए जो कभी कभार किसी को लोन एडवांस दे दिया, इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगेन है वो इंटरेस्ट इनकम ही, बट किस कैपेसिटी में? आपका बिजनेस, आप कभी कभी किसी को दे देते हो तो और रिसीव कर रहे हो, कभी कभी वाली बात है, कभी कभी वाली बात है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बिजनेस ही है तो पीजीबीपी इनकम। ठीक है ना। फिर ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है ना, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है ना, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हेड के अंदर फिट नहीं हो रहा, वो कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। इजी। टैक्स डिपार्टमेंट ने सीधा सीधा बोला कि भाई इतने सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, हमें चाहिए थोड़ा, जब इनकम टैक्स रिटर्न हमारे पास आए, हमें उसको समझने में दिक्कत ना हो, तो एक सेट फॉर्मेट होना चाहिए। अब फॉर्मेट होने वाला कि 5 हेड होने चाहिए। 5 हेड ये है, जो भी कमाया एज अ सैलरी वो हेड के अंदर दिखाओ, रेंटल इनकम इस हेड के अंदर वो इनकम दिखाओ, कुछ खरीदा बेचा इस हेड के अंदर इनकम दिखाओ, और अगर कोई और इनकम है जो इन चारों में फिट नहीं हो रही, उसको आखिरी वाले में। कैपिटल गेन रेगुलर एक्टिविटी नहीं, कैपिटल गेन शेयर खरीदना बेचना, ज्वेलरी खरीदना बेचना, घर खरीदना बेचना, ये रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर। ठीक है ना। अगर इरेगुलर है तो कैपिटल गेन, रेगुलर यानी आपका काम ही ये है, तो फिर पीजीबीपी। हमें जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है उसके सेक्शन 15, 16, 17 डील करते हैं सैलरी कैसे निकलेगी, 22 से लेकर के 27 डील करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी, 28 से 44 डी भी डील करते हैं पीजीबीपी इनकम कैसे निकलेगी, 45 से 55 डील करते हैं कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, और 56, 57, 58, 59 डील करते हैं कि निकलेगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो अगर आपको किसी भी पर्सन की इनकम निकालनी है, इंपॉर्टेंट काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है इन सेक्शंस को यूज करके इन हेड्स में इनकम कैलकुलेट कैसे करनी है, ये पता। फाउंडेशन मतलब किसी भी पर्सन का टैक्स निकालना है तो उसका फाउंडेशन क्या है कि उसकी इनकम निकालो पहले। और इनकम कब निकालोगे? जब ये 5 हेड पता होंगे, क्योंकि 5 ही हेड ऑफ इनकम है। तो इसलिए मैंने बोला कि 5 हेड्स ऑफ इनकम ऑलमोस्ट 50 नंबर में से 35 से 40 नंबर की वेटेज रखते हैं, क्योंकि चीजें तो इनको सपोर्ट करेंगी। जैसे डिडक्शंस हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। डिडक्शंस क्या बोलेंगी कि जब आप इन सारी हेड की इनकम निकाल लेते हो तो आपको जो इनकम मिलती है इन 4-5 हेड की इनकम ऐड करके, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। वो ये आगे देखो,
फिर डिडक्शन चैप्टर क्या बोलता है? डिडक्शन चैप्टर बोलता है कि अगर आपने एफडी, टैक्स सेवर एफडी में, ईएलएसएस में, एनपीएस में, पीएफ में, इन सब जगह पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका आप डिडक्शन क्लेम करो। तो यहाँ पर आ गया डिडक्शन माइनस होती है, और जितनी ज्यादा डिडक्शंस होंगी बताओ उतनी ही कम टोटल इनकम होगी, और जितनी कम डिडक्शंस होंगी उतनी ही ज्यादा निकालने के लिए डिडक्शंस आपको हेल्प कर रही हैं। तो डिडक्शन चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं टोटल इनकम कंप्यूटेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। क्लियर हो गया? तो अगर हम जानना चाहें कि हमें इनकम टैक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर कौन से हैं, तो 6। क्लियर हो गई बात? इससे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर चार्जिंग टैक्स इनकम। हमारी क्लास कितने बजे तक थी? ओ, फिर तो अगली क्लास में कराऊंगा क्योंकि इसमें लगेगा टाइम थोड़ा सा। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक आइडिया दे दूंगा। फिर हम अपना स्टार्टिंग जो करेंगे ना वो करेंगे जीएसटी से। पहले हम जीएसटी पढ़ लेंगे और जीएसटी पढ़ने के बाद हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लेंगे, इनकम टैक्स पढ़ लेंगे। ये तो खैर स्लैब रेट्स हैं, ये बताता है, ये ओल्ड रिजीम है, अभी केबल है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना लोगों को 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। बोलो या तो आप पुराने वाले इनकम टैक्स रेट के हिसाब से अपनी इनकम टैक्स निकाल लो, नए वाले रेट ज्यादा बेनिफिशियल है, पुराने वाले रेट बेनिफिशियल नहीं है। तो क्वेश्चन है कि अगर नए वाले बेनिफिशियल है पुराने वाले नहीं है तो हर कोई नए से ही निकालेगा। डिडक्शंस क्लेम करते हैं क्योंकि पुराने वालों में ना डिडक्शंस बहुत ज्यादा मिलती हैं और नए वालों के अंदर डिडक्शन ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी है। इंटरेस्टिंग चीज, अगर सीए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, मैं बोल रहा था सी इंस्टीट्यूट ने, अगर इनकम टैक्स पुरानी रिजीम को यानी कि ओल्ड टैक्स रेट को खत्म कर दिया तो एक चैप्टर आपके सिलेबस से ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा डिडक्शंस। वो डिडक्शन चैप्टर ओल्ड रिजीम के हिसाब से ही है वो आज की डेट में। अगर ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स निकालो तभी उसका यूज है। न्यू रिजीम में तो आपको सिर्फ 3 डिडक्शंस मिलती है, सिर्फ 3, और वैसे डिडक्शन मोर देन 50 है, तो मोर देन 50 में सिर्फ 3 रह जाएंगी। तो 3 डिडक्शन पढ़ने के लिए अलग से चैप्टर बनाने की भी जरूरत नहीं, किसी एक चैप्टर के अंदर ही डाल दो, ये 3 डिडक्शन मिलती है। अरे बात समझ, ठीक है। तो जब तक ओल्ड और न्यू दोनों रिजीम्स हैं, दोनों स्लैब रेट्स हैं आपके पास, दोनों रेट ऑफ टैक्सेस हैं, तब तक डिडक्शन चैप्टर काम का है, वो भी ओल्ड में। न्यू में तो किसी काम का है नहीं डिडक्शन चैप्टर। और जिस दिन ये खत्म हो गई उस दिन आपका डिडक्शन चैप्टर जो है वो ऑटोमेटिकली समझ लो ना के बराबर बचेगा, उसमें 3 डिडक्शन रह जाएंगी, बाकी कोई नहीं रह जाएगी। अच्छा, फिलहाल पुराने वाले अगर हम टैक्स रेट्स देखें तो 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। अगर 2.5 लाख से 5 लाख की रेंज में कमाते हो तो आपको 5% टैक्स देना होता है, और अगर आप 5 लाख से 10 लाख की रेंज में कमाते हो आपको 20% टैक्स देना होता है, और आप 10 लाख के ऊपर कमाते हो तो आपको 30% टैक्स देना होता है। बट एक टैक्स ऐसे नहीं निकलता, यहाँ पर आप देख सकते हो 12,500, 1,12,500 सब चीजें भी लिखी हुई हैं, तो इनके पीछे एक वर्किंग होती है, छोटी सी वर्किंग होती है, उसके हिसाब से आपका जो है टैक्स निकलता है। अच्छा, मैं आपको ये अगली क्लास में बताऊंगा कैसे निकलता है, आज नहीं बता रहा, अगली क्लास में बताऊंगा। मेरा टारगेट है मेरा 4 महीने में करने का। मई में आपका एग्जाम है, जून में आपका एग्जाम है, तो 1 महीना आपको टाइम मिल जाए सेल्फ स्टडी का। करना पड़ेगा, लंबी क्लासेस लूंगा मैं, 3-3 घंटे की ना। हाँ, मैं आपको 2 बुक्स दूंगा,
टैक्सेशन की, एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। क्योंकि मुझे पहले इनडायरेक्ट टैक्स शुरू करना है, जीएसटी शुरू करना है, इसलिए पार्ट बी वाली यहाँ पर है, और पार्ट ए जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन की है। ये आपके सारे चैप्टर्स हैं। वन ऐसे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। ये आपका पूरा जीएसटी का पहला चैप्टर है यहाँ। ये आपके कॉन्सेप्ट वाइज मैंने बना दिया है। पहला चैप्टर थ्योरी है, पहला चैप्टर थ्योरी है। प्रैक्टिकल है भी थोड़ा बहुत, तो बीच में आपको दिखेगा हल्का फुल्का। नहीं, वो सब नहीं है। वो जर्नल वो अकाउंट्स के अंदर का ही होता है पार्ट। आपको जीएसटी में कहीं भी कोई जर्नल एंट्री नहीं है। ठीक है जी, कोई डाउट है? कोई हल्का फुल्का डाउट हो कोई किसी भी चीज से रिलेटेड?